वायदा कारोबार की सीरीज का आज है आखिरी दिन और आखिरी 1.5 घंटा रहेगा भरपूर एक्शन भरा, क्योंकि बाजार लगातार उतार चढ़ाव के बीच ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और अब हरे निशान में भी फिर से लौटते हुए। तो बड़ा सवाल है कि आखिरी 1.5 घंटे में कुछ और शॉर्ट कवरिंग और मजबूती लौटेगी या फिर मुनाफा वसूली का रहेगा दबाव। यही वॉलेटिलिटी आपको दिख रही है डाउ फ्यूचर्स में भी। तो एक्शन पैक सेशन के लिए हो जाइए तैयार। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। शानदार रिकवरी आती हुई दिख रही है भारतीय बाजारों में। निचले स्तरों से आपने रिकवरी देखी है। डाउ फ्यूचर्स में मिला जुला ट्रेड हो रहा है। जहां तक यूरोप के बाजार हैं, कई सारे स्टॉक्स एक्शन में आ रहे हैं। एक्सपायरी वाला दिन बेहद वॉलेटाइल है। इसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से बाजार को समझे, चर्चा करेंगे अनिल जी के साथ बस कुछ ही समय में। उससे पहले अनिल जी बता दीजिए इस समय बाजार की बड़ी बातें क्या है। उतार चढ़ाव के बीच आज का सेशन देखने को मिल रहा है। कमजोर शुरुआत होना तय था। जिस तरह से ग्लोबल मार्केट के संकेत आज सुबह थे, खासतौर से कल अमेरिका में तेज कमजोरी और आज डाउ फ्यूचर्स की कमजोरी, दोनों ने मिलकर दबाव साफ तौर पर बनाया था। लेकिन उसके बाद रिकवरी भी बेहतरीन आती हुई दिखी है। निचले हिस्सों से बैंक निफ्टी में अच्छी रिकवरी आई और निचले हिस्सों से लगभग 700 अंक बैंक निफ्टी रिकवर होता हुआ नजर आया है। अब 21,500 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। निफ्टी 10,300 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आईटी मेटल शेयर थोड़े कमजोर हैं आज के सेशन में और फार्मा एफएमसीजी में अच्छी खरीदारी आज दिख रही है। फार्मा इंडेक्स स्पेशली 1% मजबूत दिख रहा है। यूरोप के बाजारों में मिला जुला कारोबार है। डाउ फ्यूचर्स अब लगभग 100 अंक नीचे है, तो डाउ फ्यूचर्स की कमजोरी थोड़ी कम हुई है। चीन, जापान, ताइवान और हांगकांग, ये 3 बाजार एशिया के आज रहे बंद छुट्टी की वजह से। तो ये है अब तक का पूरा एक्शन आपके लिए। जी दीप। बिल्कुल, और अनिल जी जैसा आप कहते हैं ऑल बायर्स ऑल सेलर्स सेटिस्फाइड, आज तो वैसा ही बाजार रहा है। पर पता नहीं किसने आज पैसा बनाया होगा सर। इतनी वॉलेटिलिटी, दोनों तरफ के ट्रेड्स, जो भी आप ट्रेड लिए उसका उल्टा हो रहा है। तो या तो एक्सट्रीम कन्विक्शन चाहिए या फिर एक कन्विक्शन चाहिए कि बाजार से दूर रहें। कैसे देख रहे हैं सर इस एक्शन को, और अभी तो 1.5 घंटा बाकी है। बिल्कुल सही पॉइंट किया दीप आपने। आज कन्विक्शन की कमी है, कम से कम मैं ये दूसरों का पता नहीं, मैं अपने बारे में तो कह सकता हूँ कि बाजार के डायरेक्शन को नापने में कन्विक्शन की कमी है। और उसकी वजह साफ है कि एक्सपायरी का दिन है और दूसरा ग्लोबल मार्केट्स वोलेटाइल है। कल की कमजोरी थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड थी। जिस तरह से भारतीय बाजार कल थोड़े जरूरत से ज़्यादा गिरे, वो तो रात को समझ में आया कि अमेरिका इतना गिर सकता था। अदरवाइज कल हमारे बाजार बंद होने के वक्त अमेरिकी फ्यूचर्स उतने खराब नहीं थे। तो काफ़ी कुछ करेक्शन हमने कल देख लिया। लेकिन जैसे जैसे डाउ फ्यूचर्स में निचले स्तरों से रिकवरी आ रही है और कुछ अहम सपोर्ट लेवल से निफ्टी वापस घुमाए, जैसे कि 10,200, बैंक निफ्टी 20,900, 21,000, हम कह रहे थे कि ये बेहद मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और एग्जैक्टली 20,926 से घुमाए। तो निचले स्तरों से तो अगर आप देखेंगे तो 800 पॉइंट 700 पॉइंट का करें एक रिकवरी बैंक निफ्टी में निचले स्तरों से आ चुका है। तो ओवरऑल रिकवरी है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन रिकवरी में कॉन्फिडेंस कम है और इस कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से सिर्फ एक ये दीप, और वो ये है कि एक्सपायरी का दिन। और ये एक्सपायरी भी वीकली वाली नहीं है, हफ्ते वाली नहीं है, महीने वाली है। और महीने वाली और हफ्ते वाली एक्सपायरी में जो फ़र्क होता है वो मैं हमारे दर्शकों को बता दूं। फ़र्क कुछ भी नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है, महीने वाली जो एक्सपायरी होती है उसमें पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है, स्टॉक्स के भी रोल ओवर होते हैं, सिर्फ निफ्टी के और बैंक निफ्टी के ऑप्शन की एक्सपायरी नहीं होती, या स्टॉक्स की भी होती है। तो एक स्टॉक्स की एक्सपायरी, स्टॉक्स के रोल और स्टॉक्स को लेकर पोजीशन बनना बदलना, ये बढ़ जाता है काम। दूसरा जो बढ़ता है वो ये कि आमतौर पर वीकली एक्सपायरी में ट्रेडर्स ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। कम प्रीमियम पर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करने को मिलता है, वो उनकी पसंद हो सकती है। लेकिन मंथली एक्सपायरी में एफआईज और फंड्स की तरफ से एक्शन ज़्यादा होता है, वो वहाँ ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करते हैं और इसलिए मंथली एक्सपायरी में वॉल्यूम्स ज़्यादा होते हैं, ओपन पोजीशन ज़्यादा होती है और उस लिहाज से मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार को प्रेडिक्ट करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो उस लिहाज से आप देखेंगे तो देखें, कोशिश करते हैं अगले कुछ मिनटों में दीप हम आपको बताएंगे कि किस तरह से बाजार आगे आखिरी 1 घंटे में बढ़ सकते हैं। डेटा मेरे पास आ चुके हैं और मैं बस डेटा को पढ़ने की तैयारी कर रहा हूं और थोड़ी देर में हमारे साथ बसीन साहब भी जुड़ेंगे, वो आपको आखिरी घंटे की अपनी पिक्स भी देंगे। लेकिन ओवरऑल बाजार का मूड माहौल सुबह जिस तरह की शुरुआत की उससे कंपेरिजन में तो बहुत ही बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं। जी दीप। बिल्कुल,
तो मूड माहौल बेहतर हुआ है। देखते हैं ये रिकवरी और कितनी दूर जाती है। आज सुबह भी हमने बाजार में ऐसी रिकवरी देखी थी और उसके बाद गिरावट भी हुई थी। दोनों तरफ के ट्रेड्स हो रहे हैं, पर रोज की तरह आपको बता देते हैं किन इवेंट्स, किन ऐसे अहम मामलों पर बाजार की नजर रहेगी। सिर्फ आने वाले दिनों के लिए नहीं, पूरी सीरीज के लिए, जी हाँ, पूरी जुलाई सीरीज के लिए कैसे अहम ट्रिगर्स हैं बाजार पर जिन पर आपको ध्यान रखना चाहिए, ये लिस्ट तैयार की है मानसी ने। गुड आफ्टरनून मानसी, बताइए किस तरह के इवेंट्स आने वाले हैं आने महीने में? काफ़ी एक्शन पैक रहेगी जुलाई सीरीज। शुरुआत कल ही के दिन से करें तो बैंक निफ्टी के लॉट साइज में बदलाव होने जा रहे हैं और कुल 73 शेयरों के लॉट साइज में भी बदलाव होंगे। बैंक निफ्टी का लॉट साइज 20 से 25 का कल से हो जाएगा। इसके अलावा 29 जून बीएसई सेंसेक्स 50 का वीकली एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है उसे लॉन्च करेगा। इसे और साथ ही अरविंद फैशंस का राइट इश्यू भी खुलने जा रहा है जो कि 17 जुलाई तक खुला रहेगा। 30 जून की अगर बात करें, लॉकडाउन का 5वां चरण खत्म हो जाएगा और 1 जुलाई से अनलॉक 2 शुरू होने वाला है। 1 जुलाई ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आएंगे जून के, और इसके अलावा यूएस फेडरल रिजर्व की बैठक के मिनट्स भी इसी दिन जारी होने वाले हैं। सीक्वेंट साइंटिफिक का ओपन ऑफर इस दिन खुलेगा जो कि 14 जुलाई तक खुला रहेगा और पीएनबी सेविंग अकाउंट की नई दरें भी लागू होंगी 1 जुलाई से। 0.5% की कटौती सेविंग अकाउंट की दरों में की गई है, 1 जुलाई से लागू होती हुई दिखेंगी। 10 जुलाई के दिन अप्रैल महीने के आईआईपी के आंकड़े जारी होते हुए हम देखेंगे। 13 जुलाई को जून महीने के रिटेल महंगाई यानी कि सीपीआई के नंबर्स आते हुए दिखेंगे और इसी दिन एलआईसी आईपीओ ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स के लिए बोली सौंपने का ये आखिरी दिन होगा। 15 जुलाई के दिन विदेशी उड़ानें शुरू होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं और इसी दिन रिलायंस की एजीएम भी होने जा रही है। बैंक ऑफ जापान का ब्याज दरों पर फैसला भी 15 जुलाई को आता हुआ हम देखेंगे। 16 जुलाई ईसीबी का ब्याज दरों पर फैसला आएगा। 22 जुलाई के दिन 2 इवेंट्स है। वेदांता और वीडियोकॉन के लिए दिन अहम होंगे क्योंकि रावा ऑयल एंड गैस फील्ड मामले में अगली सुनवाई जो है 22 जुलाई को होती हुई दिखेगी और एजीआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी जुलाई के तीसरे हफ्ते में होने जा रही है। तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि 22 जुलाई से लेकर उसी हफ्ते में ये सुनवाई होती हुई दिख सकती है। 28 जुलाई के दिन यूएस फेड की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो जाएगी और अंत में 30 जुलाई वायदा सीरीज की एक्सपायरी होगी। एनसीसी जस्ट डायल का वायदा कारोबार में आखिरी दिन होगा। बिल्कुल, तो कई सारे इवेंट्स हैं, कई सारे ऐसे ट्रिगर्स हैं जिन पर आपको नज़र रखनी चाहिए, ग्लोबली भी और डोमेस्टिकली भी। और कुछ मार्केट में लॉट साइज चेंजेस हैं, कुछ और स्टॉक्स में बदलाव होने वाले हैं, वहाँ पर भी आप नज़र रखिए। तो चलिए, ये तो रहे कुछ ऐसे अहम ट्रिगर्स और इवेंट्स, पर खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स आज फोकस में बाजार खुलने के बाद, ये लिस्ट तैयार है पूजा के पास। गुड आफ्टरनून पूजा, बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु। बहुत सारे नतीजे आए हैं कैश सेगमेंट से ही। कुछ देर पहले आईओबी ने अपने नतीजे घोषित किए जिसमें कि घाटे से मुनाफे में आ चुका है बैंक। 1990 करोड़ के घाटे के मुकाबले इस बार 140 करोड़ के आसपास का मुनाफा घोषित किया है कंपनी ने। ग्रॉस एनपीए जो है वो भी घटे हैं, 17.1% से घटकर इस बार 14.8% के ग्रॉस एनपीए के फिगर्स आए हैं और ब्याज से आय में भी बढ़ोतरी इस बार देखी गई है। तो ये थे आईओबी के नतीजे। टीटी के प्रेस्टीज के नतीजों की बात करें तो नंबर्स कमजोर है। मुनाफा 45 करोड़ से घटकर 8 करोड़ आया है और आय में भी गिरावट इस बार दर्ज हुई है। 418 करोड़ के आय के फिगर्स इस बार कंपनी ने दर्ज किए हैं। बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने नतीजे घोषित किए। नंबर्स अगर वैसे देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर तो नंबर्स वीक नजर आ रहे हैं, लेकिन ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में इस बार कमी देखने को मिली और काफी ज्यादा कमी इस बार देखी गई है। 252 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले इस बार 3,570 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया है। वजह है कुछ 6 एनपीए खाते हैं जिनके सामने की बैंक को इस बार हैवी प्रोविजनिंग करनी पड़ी है, करीब 3,940 करोड़ की। और अगर इनके कोर प्रदर्शन को भी देखेंगे, एनआईआई को भी, तो वहां पर भी कमजोरी हुई है। 4,040 से घटकर इस बार जो नंबर्स आए हैं वो 3,793 करोड़ कंपनी ने घोषित किए। तो नंबर्स कमजोर साइड पर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया के। इसके अलावा एचयूएल फेयर एंड लवली की रीब्रांडिंग कंपनी करेगी और इसके लिए कंपनी को रेगुलेटरी मंजूरी भी चाहिए होगी और उसके बाद ब्रांड के नए नाम को ऐलान करेगी। यानी कि फेयर एंड लवली जो ब्रांड के नाम से हम जाने जाते हैं, बहुत जल्द हम देखेंगे कि इसका नाम भी चेंज होते हुए नजर आएगा। और एक ब्लॉक डील भी हुई है। 2 बैंक स्टॉक्स हैं यहाँ पर। एक्सिस बैंक 10 लाख शेयरों का सौदा हुआ है 426 रुपए प्रति शेयर पर और एचडीएफसी बैंक में भी 23 लाख शेयरों के कई सारे सौदे हुए हैं 115 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। तो पूजा क्या नाम हो जाएगा फिर नया? इतनी फेयर एंड लवली क्रीम तो है, इतनी लोगों को पसंद है, लोगों को इतनी फेयर करती है, उसके बाद अब नाम बदलने की क्या जरूरत है? क्या नया नाम क्या होगा फिर? नहीं,
इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है सर कि इसका नया नाम क्या होगा, लेकिन हाँ फेयर एंड लवली ऑलरेडी इतना बड़ा ब्रांड है, इसको इसी नाम से जाना जाता है। अब ये रीब्रांडिंग क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक भी समझना मुश्किल हो रहा है। चलो बढ़िया, इस पे रिसर्च कीजिए, खोज जारी रखिए कि क्यों फेयर एंड लवली को। मैं तब तक है ना एक काम करिए, देखिए आपके सामने ही मैं ना एक काम करता हूँ, एक्सपर्ट्स को पूछ लेता हूँ। बंसल जी क्या फेयर एंड लवली की ब्रांड का नाम वगैरह बदलने की जरूरत है, आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल अनिल जी, जरूरत है। और ये काफी मतलब कि कंट्रोवर्सी में रहा है फेयर एंड लवली। और अनिल जी, ये फेयर एंड लवली आया था उस जमाने में जब ये सफेद गोरा रंग जो है ना डिमांड में था। आजकल तो अनिल जी लोग सांवले पे मरते हैं और मेरे मित्र तो कुणाल जी चाय पे मरते हैं। तो अनिल जी परसेप्शन चेंज हो रहा है धीरे धीरे, तो बिल्कुल नाम बदलने की जरूरत है यहाँ पर। क्या कुणाल जी क्या कहना चाहते थे आप? अनिल जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ इसका नाम बदलकर अनिल सिंह भी रख देना चाहिए। अनिल जी आप फेयर भी हैं, लवली भी हैं, तो एक ही नाम में अनिल जी हो जाएगा। और नंबर 1 भी बना ही देते हैं आप हर चीज को, तो नंबर 1 भी हो जाएगी क्रीम अनिल जी, अगर आपका नाम पे रखते हैं। और रॉयल्टी भी मिलती रहे, बस और क्या चाहिए। बहुत बढ़िया। ये मैं जैसे अगर आपने जो बोला और अगर ऐसा हो गया तो मैं तुरंत प्रभाव से रिटायरमेंट ले लूंगा, उसके बाद फिर काम करने की कहाँ जरूरत है। तो ये चीज पक्की है, उसके बाद काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा काम करते हुए दिख रहे हैं वागले साहब, और वागले साहब के लिए पहले बिगुल, उसके बाद बंसल जी मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि वागले साहब को देनी है कॉल, और कॉल के लिए हम नहीं कर सकते इंतजार। वागले साहब के लिए कॉल BTS TT वाला। अनिल जी बताएं वागले साहब। अनिल जी गुड आफ्टरनून। मुझे बेचना है जी, good पीडी afternoon। लाइट। पीडी लाइट को बेचना है 1385 1386 के भाव से बेचना है। मे बी 1390 बाउंस बैक आता है तो वहां पर बेचना है। 1410 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और मेरा टारगेट 1350 का होगा। मुझे लगता है ये 1 से 2 दिनों का व्यू है, शायद एक आध मंडे तक एक्सटेंड करना पड़ेगा। हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसमें डेली में बनने की प्रोसेस चालू हुई है। ये बहुत वीक, बहुत ज्यादा गिर सकता है और यहां पर बेचे, ज्यादा बाउंस बैक आएगा नहीं तो यहीं पर भी बेचे। यहीं पर बेचे, और ये है आपके लिए पीडी लाइट के लिए बिकवाली की राय। 1385 रुपये के आसपास आपको शॉर्ट करना है, 1410 का स्टॉप लॉस और 1350 का आपका होना चाहिए टारगेट। ऊपर आए तो और बेचें, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इस वक्त। ये है आपके लिए ज़बरदस्त बिकवाली की राय। भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, भसीन साहब हो चुके हैं इनफैक्ट कार्यक्रम में शामिल। और आइए भसीन साहब के लिए बिगुल, और उसके बाद लेते हैं उनकी बेहतरीन पिक्स। स्वागत है भसीन साहब आपका। जैसा आप सुबह कह रहे थे कि बाजार में आएगी रिकवरी, और उस तरह की रिकवरी जबरदस्त आती हुई दिखी है। 10,350, 10,400, एग्जैक्टली 10,350 के पास जाकर बार बार रुक रहा है, और वहीं पर तेजी बनती हुई भी दिख रही है। एकदम परफेक्ट आपका एक्सपायरी का प्रेडिक्शन है। बताएं सर अपडेट पहले तो। हाँ अनिल जी, तो जैसे आपको कहा वहाँ इतना मंदी का माहौल था, वहाँ से 10,350 टच हो गया। वॉलेटाइल रहेगा, लेकिन जैसे आपको कहा 10 यहीं पे मेरे हिसाब से एक्सपायरी का प्रेशर बनेगा। आपके यहाँ अपडेट ये है सर कि कल मेरा टॉप पिक 90-92 रुपए में ITC था, वो आज का लीडर है और ITC के कल रिजल्ट बहुत बढ़िया आएंगे। 210 का अभी भी कायम है उसका टारगेट। पेट्रोनेट LNG जो मैंने कहा एक्यूमुलेट कीजिए, उसमें 275 का टारगेट। टेक महिंद्रा अगेन एज आउट परफॉर्मर, वहाँ पे भी मेरा 580 का टारगेट है। और HDFC बैंक आज वो नीचे खुला है, लेकिन मैंने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 1015 का रख रखा है। वो वापस रैली कर रहा है 1075 से 1085। आज आ जाए या अगले दिन आ जाए, HDFC बैंक इज अ मस्ट है। इसके अलावा आपके यहाँ मैंने सुबह दी थी गेल 107 का टारगेट हिट कर गया। मेरा 115 का टारगेट है, अभी भी बने रहिए। और अपोलो टायर वो भी अभी कायम है, 112 का भाव है, 108-9 में दिया है, 120 का टारगेट। अब आप कहें तो मेरे पे 2 कॉल है, वो मैं दूं सर। और दोनों बाय कॉल हैं सर? हाँ दोनों बाय कॉल है अनिल जी। जी सर प्लीज बताएं। तो मेरा फेवरेट शेयर है सर सन टीवी, 410 का भाव है, इसके कल रिजल्ट है। 404 का स्टॉप लॉस रखिए, 425 का टारगेट। रिजल्ट बहुत उम्दा होंगे।
Sun will be the biggest beneficiary of expansion in market share in the Tamil channel and in the OTT transformer. So 410, 404 का स्टॉप लॉस, 425 का टारगेट. और दूसरा आएगा सर टीवीएस मोटर. ऑटो में बहुत स्ट्रेंथ है, टीवीएस के रिजल्ट भी अच्छे आएंगे. 387 to 388 का लेने का भाव कीजिए. 381 का स्टॉप लॉस, 400 का टारगेट. ओके, तो दोनों ही साउथ की कंपनियां हैं जहां पर खरीदारी करने की राय. 410 के आसपास सन टीवी में करिए खरीदारी. 404 404 स्टॉप लॉस का लेवल है. 425 आपका टारगेट होगा. और दूसरा स्टॉक है टीवीएस मोटर्स जहां पर खरीदारी करने की राय है. 387 388 के आसपास खरीदिए इसे. 381 का स्टॉप लॉस, 381 का. 400 रुपए 400 के टारगेट के लिए यहाँ खरीदारी करनी है. दोनों ही खरीदारी के स्टॉक्स हैं. बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब, दोनों ही बेहतरीन पिक्स देने के लिए. और मुलाकात होगी आपसे फिर थोड़ी देर बाद 3 बजे के आसपास. तब हम आपसे पूछेंगे आपके BTST वाले स्टॉक जो कल के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं. आइए आखिरी 1-1.25 घंटे का जो एक्शन है उसको आगे बढ़ाते हैं. स्टॉक्स बड़े एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं. इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस क्या गजब की रिकवरी दी है और क्या यू टर्न लिया है. 200 से 232 रुपए, लगभग निचले स्तरों से 35 रुपए की शानदार तेजी बनती हुई दिखी है. PEL, मैक्स फाइनेंशियल, चोला, सारी की सारी NBFC स्टॉक्स बड़ी तेजी में आ रहे हैं. अविनाश जी क्या राय रखते हैं आप, और अगर इनमें से कोई पसंद है आपको खरीदारी करने के लिए आज से? मुझे लग रहा है कि अनिल जी चोला इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा लग रहा है. इनफैक्ट ऊपरी लेवल से थोड़ा सा गिर चुका है, लेकिन हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का इनका बिजनेस मॉडल है और प्लस जिस प्रकार का इनका पेरेंटेज है, हमको लग रहा है कि शायद 1-2 क्वार्टर थोड़ा सा परफॉर्मेंस में नरमी रहेगी, लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए अगर साल पर का अगर नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक्यूमुलेट करना चाहिए. और हम समझते हैं कि NBFC स्पेस में गिने चुने ऐसे कंपनीज है जहां पे पेरेंटेज काफी स्ट्रांग है, बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है, तो इन पे डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को एक्यूमुलेशन करना चाहिए. क्योंकि हम समझते हैं कि डेफिनेटली सेकंड हाफ ऑफ FY21 से रिकवरी आएगी, तो यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन की राय रहेगी. ओके, एक्यूमुलेशन करें यहाँ पर आप चोला मंडलम फाइनेंस में. आइए अब आपके लिए जुलाई सीरीज में किस तरह का प्रदर्शन रहता है बाजार का, ये समझ लेना जरूरी है ताकि आपको अपनी पोजीशन रोल ओवर करनी नहीं करनी है उसके लिए एक मदद मिल सके. आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ हैं इस वक्त बताने के लिए. आशीष बताइए. अनिल जी 11 साल का हिस्टोरिकल डेटा हमने एनालाइज करके देखा है, और सबसे पहले सामने बात यह आती है कि अगर आप देखें तो जुलाई सीरीज जो है वो बुल्स के फेवर में ज़्यादा नजर आती है. 11 साल में 9 बार जो है तेजी देखने को मिली इंडेक्स में. केवल 3 बार ऐसा रहा जब बाजार में गिरावट देखने को मिली, और सबसे ज्यादा गिरावट अगर आप देखें तो 2019 में जुलाई के महीने में देखने को मिली. निफ्टी जो है 5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली महीने के अंदर. इसके पीछे कारण ये था कि बजट था इसके दौरान और काफी ज्यादा निराशाजनक बजट देखने को मिला था. घरेलू खपत जो है उसको लेकर कंजम्पशन के ऊपर थोड़ी सी चिंताएं लगातार देखने को मिल रही थी, और विदेशी निवेशकों ने करीब 12,000 करोड़ की बिकवाली की थी. इसके अलावा अगर आप देखें तो 2018 में 5.5% के पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिले. यहाँ पर बैंक्स और NBFCs के मजबूत नतीजों ने बाजार को सहारा दिया. 2017 में करीब 5.5% की तेजी देखने को मिली. 2016 में करीब 4.5%. 2015 में फ्लैटिश कारोबार देखने को मिला. ऑलमोस्ट सिर्फ 0.3% की तेजी देखने को मिली. इसके अलावा अगर आप देखें तो 2013 में भी तेजी देखने को मिली थी. 2011 में इंडेक्स लगभग 3% गिरा था. इसके पीछे कारण ये था कि यूरोजोन डेट क्राइसिस था, उसका एक अंतरराष्ट्रीय जो बाजारों में कमजोरी थी उसका भारतीय बाजारों में भी इम्पैक्ट देखने को मिला. और 2009 में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली थी. लगभग इंडेक्स ने 8% का रिटर्न दिया था, पॉजिटिव रिटर्न. इसके पीछे का कारण ये था कि 2008 की मंदी से बाजार उभर रहा था. विदेशी निवेशक जो हैं उनकी खरीदारी काफी बढ़िया देखने को मिली थी. पिछले 2009 में अगर आप देखें तो 2008 में 3,224 करोड़ की खरीदारी की थी विदेशी निवेशकों ने. वहीं 2009 में 11,625 करोड़ की खरीदारी की थी. तो विदेशी निवेशकों का भी भरोसा बढ़ते हुए नजर आता है, जिसके चलते 2009 में हमने देखा था कि काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली. बिल्कुल, तो कई सारे ट्रेंड्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए. पिछले 10-11 साल का एनालिसिस किया है आशीष ने. जहाँ तक मार्केट्स की जुलाई सीरीज की चाल की बात है, बहुत बहुत शुक्रिया ये रिसर्च के लिए आशीष. इससे पहले कि आगे बढ़े एक बार व्यूअर्स को फिर से याद दिलाना चाहेंगे, जी बिजनेस ने कुछ महीने पहले एक मुहिम उठाई थी जिस तरह से डिजिटल पेमेंट और मोबाइल पेमेंट ऐप्स लोन देकर फिर जो ग्राहकों को हैरेस कर रही हैं उसके खिलाफ ऑपरेशन हफ्ता वसूली सुपरहिट रहा, सुपर सक्सेस रहा था. कंपनीज ने अपने प्रोसीजर चेंज करे थे. अब RBI ने भी इस पर कदम उठाए हैं और नियम सख्त करे हैं इन कंपनीज के लिए. एक बार देख लेते हैं क्या हमारी मुहिम थी.
जी बिजनेस के स्टिंग ऑपरेशन हफ्ता वसूली से जागा आरबीआई। हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चाहते हैं, अब आरबीआई सरकार भी माने और समझे कि ये मामला इतना बड़ा है कि इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए, जिससे कि इन कंपनियों को डर लगे। ये बेहद बेहद ज़रूरी है। उसके बावजूद अगर आपको किसी तरह की तकलीफ, परेशानी, मुश्किल आती है, हम आपके साथ खड़े हैं। जी बिजनेस, जी मीडिया हमेशा आपके साथ खड़ा है। एक बार फिर जी बिजनेस के स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा असर। जी बिजनेस की एक बड़ी मुहिम, हफ्ता वसूली। हमारी इस मुहिम ने रिजर्व बैंक को एक तरह से जगा दिया है, या आप कह सकते हैं सतर्क कर दिया है। सुधर जाएं छोटे लोन देने वाली कंपनियां। ये शुरुआत है। अगर अब भी आपकी बदतमीजी, अब भी आपको लोगों को परेशान करने का सिस्टम बंद नहीं हुआ, छोड़ेंगे नहीं। ये लिख कर रख लीजिए, छोड़ेंगे नहीं। जब तक वो मानेंगे नहीं, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। तो निश्चित तौर पर आप ये मानकर चलिए, हम आपके साथ हैं। जब जब जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस तरीके से, जितने मजबूत तरीके से आपकी बात उठानी होगी, हम उठाएंगे। ये हमारा वादा है। जब भी होगी आपको जरूरत, हम होंगे आपके साथ। ये थी आपके हित में जो ऑपरेशन हफ्ता वसूल की मुहिम जी बिजनेस से शुरू करी थी। एक्शन तब भी हमारी मुहिम पर आता हुआ दिखा था, और अब आरबीआई ने भी सख्त नियम किए हैं इसके लिए, तो एक्शन रेगुलेटर की तरफ से भी आता हुआ दिख रहा है। और आगे जाकर भी हम आपके हित में ये मुहिम उठाते रहेंगे अगर और परेशानियां करी इन पेमेंट ऐप्स या पेमेंट कंपनीज ने। एक बार मार्केट का हाल देख लेते हैं। इस समय मजबूत ट्रेड हो रहा है, 10,350 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। 21,500 बल्कि 21,600 की तरफ अब नजर लगाए हुए हैं बैंक निफ्टी। तो अच्छा ट्रेड आ रहा है दोनों तरफ से। आप देख रहे हैं कि कुछ बीटन डाउन एनबीएफसी जो कल गिरी थी, आज वहां पर अच्छी रिकवरी आती हुई दिख रही है। साथ ही कुछ और नेम्स भी हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस इस समय आपको दिखा रहे हैं। तो किस तरह का एक्शन आगे देखने को मिलेगा, उसी पर हमारे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करते हैं। सुमित जी, उज्जीवन अच्छा पिकअप आया है, इसमें भी 4.5% की तेजी बन रही है, 220 के लेवल्स पर है। कोई ट्रेड यहां पर? उज्जीवन के अंदर लोअर लेवल से अच्छा बाउंस पुल बैक देखने को मिला है, लेकिन कोई बड़ी तेजी के संकेत नहीं मिल रहे हैं। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 224, 225 के आसपास है। ये लेवल्स एक बार ऊपर में ब्रेक होंगे, उसके बाद इस पे फ्रेश बाय बनेगा। जब तक ये लेवल्स ऊपर में ब्रेक नहीं होते तब तक फ्रेश बाय के लिए वेट करें। एग्जिस्टिंग पोजीशंस को एक बार होल्ड करें और नीचे में 208, 210 को क्लोजली वॉच करें। अगर ये लेवल्स नीचे में टूट गए तब तो सेल ऑफ आएगा। जब तक ये लेवल्स नहीं टूटते तब तक तेजी का व्यू लेके होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में जो मैंने रेजिस्टेंस कहा उसको क्लोजली वॉच करें 225 के आसपास। ये लेवल्स टूटते हैं तो फ्रेश तेजी बनेगी। ओके, तो ये है आपके लिए उज्जीवन पर आए और फ्रेश तेजी के लिए तैयार। और आईटीसी के रिजल्ट्स आने वाले हैं कल, क्या है अनुमान, एक बार जल्दी से पूछ लेते हैं हम देवांशी को। देवांशी बताइए। बिल्कुल, आईटीसी पर अगर नजर करें तो इस बार जो सिगरेट का कारोबार है यहाँ पे काफी ज्यादा दबाव आने की आशंका बनती हुई दिख रही है। आप देखिए सिगरेट के जो वॉल्यूम्स हैं, ये सारे ब्रोकिंग हाउसेस का जो एस्टिमेट है वो बहुत ज्यादा वाइड है। कई एनालिस्ट ये मान के चल रहे हैं कि -2% तक की ग्रोथ आ सकती है। पिछले साल जो बेस था वो भी ऊंचा था, करीब 8% तक की ग्रोथ हमने सिगरेट कारोबार में देखी थी। तो इस बार -2% टू -5% तक का जो दबाव है वो सिगरेट के कारोबार में आ सकता है। लेकिन क्योंकि हमने देखा कि एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ती हुई दिखी थी और इसके चलते कंपनी ने प्राइसेस बढ़ाई थी, तो कुल मिलाकर जो कामकाजी मुनाफा है उसमें इतना ज़्यादा दबाव आने की आशंका नहीं है सिगरेट कारोबार में। लेकिन अगर आप देखिए होटल कारोबार, तो इसके चलते सबसे ज़्यादा प्रेशर आता हुआ दिखेगा एबिट में भी और साथ ही रेवेन्यूज़ में भी। लेकिन जो एफएमसीजी कारोबार है ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे सहारा दे सकता है कामकाजी मुनाफे में और साथ ही आय में। तो कुल मिला के आप देखिए जो आय है इस बार करीब 2 से 3% तक बढ़ती हुई दिख सकती है। कामकाजी मुनाफा 3% तक बढ़ता हुआ दिखेगा और मार्जिन से इस बार फ्लैट रहेंगे 38% पर। साथ ही अगर मुनाफे की बात करें तो कॉर्पोरेट टैक्स इस बार थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा और इसी के चलते 5 से 6% तक मुनाफा बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। सबसे अहम होगा कमेंट्री देखना इस बार किस तरह से सिगरेट कारोबार में ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है वॉल्यूम का। साथ ही रिकवरी की कमेंट्री बहुत ज़्यादा अहम होगी क्योंकि माना जा रहा है कि फिलहाल जो अनलॉकिंग होती हुई दिखी है उसमें सिगरेट के जो वॉल्यूम्स है उसमें पिकअप होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा जो होटल कारोबार है इसमें कितना ज़्यादा नुकसान होता हुआ दिख रहा है एबिट में, और साथ ही ये भी देखना ज़रूरी होगा कि इनकी जो डिविडेंड की घोषणा है वो किस तरह से आती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पर नज़र रखें और स्पेशली सिगरेट कारोबार पर नज़र रहेगी। लेकिन आप देखिए जो नंबर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो जंप है वो देखने नहीं मिलेगा इस बार।
ओके, ये है आपके लिए आईटीसी के नतियों का अनुमान, और आईटीसी काफ़ी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। आज हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से लगातार रिकमेंड भी हुआ है। अविनाश जी, रिजल्ट्स अच्छे आने की उम्मीद तो है ही आईटीसी में। सुबह कुणाल जी, राकेश जी ने भी कहा था, भसीन साहब लगातार कह रहे हैं 2 दिन से, जय ठक्कर ने भी कॉल ऑप्शन दिया था। क्या राय है आपकी आईटीसी पर? अनिल जी, नंबर्स तो काफी अच्छे आने की उम्मीद है। आई थिंक सिगरेट बिजनेस पे मुझे लग रहा है कि सबकी नजर रहेगी, क्योंकि अगर नेगेटिव ग्रोथ होता है तो करीबन 70-80% जो भी टॉप लाइन एज वेल एज मुनाफा है वो इस डिवीजन से आता है। सबसे बड़ी बात लॉकडाउन की होगी। मुझे लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर में मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रहेगी जून क्वार्टर के लिए, क्योंकि अप्रैल और मई में लॉकडाउन मंथ्स थे। ये मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि आगे ग्रोथ आउटलुक कैसे देख रहे हैं। और दूसरी बात, जो दूसरे बिजनेसेस है जैसे पेपर है, होटल्स है, यहाँ पे दिक्कतें काफी है और डिविडेंड को लेके काफी उत्साह है। कंपनी ने सितंबर में अपनी डिविडेंड पॉलिसी चेंज की थी, तो अनुमान है कि डिविडेंड काफी तगड़ा इस बार अनाउंस किया जाएगा। तो ये भी मेरे ख्याल से अगर पॉसिबली आता है तो डिविडेंड यील्ड और थोड़ा बहुत ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए मुझे लग रहा है कि स्टॉक को डेफिनेटली खरीदा जा सकता है। ये डेफिनेटली स्लो मूवर है, लेकिन डेफिनेटली पोर्टफोलियो का एक अच्छा कैंडिडेट साबित हो सकता है। ये है आपके लिए आईटीसी पर राय। आईटीसी के चार्ट्स पर एक बार मैं जल्दी से राय ले लूं फटाफट, और उसके बाद आगे बढ़ें। कुणाल जी, राकेश जी, आप ही अपडेट दे दीजिए। अरे जी, आईटीसी का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो बहुत ही दमदार स्ट्रक्चर है, और मैंने और राकेश जी ने आज सवेरे चार्ट कॉर्नर में भी इसको कवर किया था। हमारे रडार पर दोबारा से स्टॉक आता हुआ दिख रहा है अनिल जी। तो बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है, आईटीसी को लेकर हम बहुत बुलिश हैं। और अगर अनिल जी इसने एक मेजर लेवल का हम वेट कर रहे हैं, अगर वो लेवल पार हुआ तो फिर इस पे हम लोग दोबारा से भी खरीदारी की राय दे सकते हैं। तो बने रहिए अनिल जी, कुछ ही वक्त में जैसे ही बाय का मौका बनेगा, मैं और राकेश जी की मंत्रणा पूरी हो जाए तो इस पर फिर दोबारा से भी हम कॉल देंगे। तो बने रहिए, ये है आपके लिए। और बस बने रहिए, 2:30 बजे मैं भी आपको एक कॉल देने की तैयारी में। लेकिन दीप, उससे पहले एक स्टॉक डिस्कस करना चाहता हूँ। और वैसे तो ये स्टॉक कल के 2000 की कैटेगरी में एकदम फिट होता है, तो मुझे मदद की ज़रूरत पड़ेगी कुणाल जी की। कुणाल जी, इसकी तैयारी रखिए। और स्टॉक का नाम है PEL। क्योंकि 9% बढ़ा हुआ है इसलिए मेरी हिम्मत कम हो रही है। लेकिन एक चीज़ जो हमने स्टोरी आपको परसों की थी, मुझे लगता है उस स्टोरी का फॉलोअप यहाँ पर नज़र आ रहा आज के प्राइस पैटर्न में। पीरामल एंटरप्राइजेज, आप देखिए आज का लो है 1200 रुपये का और हाई है 1360 रुपये के आसपास का। मैं ये फ्यूचर्स के लेवल देख रहा हूँ। और परसों हमने स्टोरी की थी कि एक बड़ा इन्वेस्टर पीरामल एंटरप्राइजेस के फार्मा बिजनेस को खरीदने के लिए तैयार है और लगभग 20% की स्टेक सेल हो सकती है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है प्राइस का एक्शन देखकर कि ये खबर आने की तैयारी में आज कल में ऐसा समझ में आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से स्टॉक में 9-10% का बड़ा मूव आया है, ये साफ तौर पर कुछ बड़े अनाउंसमेंट के पहले की खरीदारी आपको नज़र आ रही। तो हो सकता है ये अनाउंसमेंट आपको आज या कल आता हुआ नजर आए, क्योंकि प्राइस एक्शन जबरदस्त हुआ है। 16% ओपन इंटरेस्ट मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि एक्सपायरी का दिन है, चलिए ओपन इंटरेस्ट को एक बार हम साइड में भी रख लें, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का प्राइस एक्शन है वो काफ़ी मजबूती के साथ आता हुआ दिख रहा है। आगे की क्या टारगेट्स हो सकते हैं कुणाल जी पीरामल एंटरप्राइजेस के लिए? जी बताएं। अरे ये देखिए, मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूं। एक बहुत बड़ा प्राइस एक्शन आज देखने को मिला है, जिसमें कुछ हिस्सा मुझे लगता है कि आज एक्सपायरी प्रेशर्स भी होंगे। लेकिन जिस तरह का ब्रेकआउट आज चार्ट पर 1300 रुपए के ऊपर हुआ है और जिस तरह का वॉल्यूम एडिशन हो रहा है F&O में भी और कैश मार्केट में भी, मुझे लगता है कि 1500 तक ये स्टॉक जाएगा। अब 1300 का एक सपोर्ट है जो कि पहले एक रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट का काम करेगा। तो 1300 के नीचे मुझे नहीं लगता है कि पीरामल को जाना चाहिए। स्टॉप लॉस 1300 पर रख करके बाय करना चाहिए। मेरी राय में 1500 तक जाने की पूरी संभावना चार्ट पर दिखती है। तो अगले हफ्ते के लिए बाय करके चलें। 1500 का लक्ष्य होगा, 1300 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल। और अगर शायद ये 9% ऊपर नहीं होता तो मैं जब शो शुरू हुआ तब भी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं था, 1325-30 के आसपास ही था, लेकिन एकदम तेज़ी से बढ़ गया। तो ये थोड़ा मिस हो गया, क्योंकि देखिए दोनों ही साथ में मार्केट भी तेज़ी से बढ़ा है। बैंक निफ्टी भी आप देखिए 21,700 तक पहुंचा है, तो दोनों ही तरफ से। और निफ्टी भी 10,360 दिन के हाई पॉइंट के आसपास पहुंचा। तो तेज़ी लगातार होती दिख रही है, ये आपको साफ नजर आएगा। दीप, अब 2-3 मिनट बचे हैं, आप चाहें तो बिगुल बजाकर ग्लोबल मार्केट्स का अपडेट ले सकते हैं। मेरी 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी तैयार है। बिल्कुल अनिल जी, बिगुल बजाया जाए अनिल जी की स्ट्रैटेजी का।
ग्लोबल मार्केट के क्यूज सर सुधर रहे हैं। हम देख रहे हैं डाउ फ्यूचर्स में अच्छी रिकवरी आ रही है। जब 12 साढ़े 12 बजे डाउ फ्यूचर्स लगभग 300 अंक नीचे थे, वहां से देखिए अब सिर्फ 60 अंक नीचे हैं, तो लगभग 250 अंकों की रिकवरी हमने डाउ फ्यूचर्स में आती हुई देखी है। एशिया के बाजारों की हालांकि आज कमजोर क्लोजिंग रही है। हांगकांग और चाइना बंद थे, बट बाकी के बाजारों में गिरावट के साथ क्लोजिंग रही है। अगर आप यूरोप के बाजार देखें तो कमजोर शुरुआत के बाद यहां पर भी सुधर रहा है माहौल, बल्कि जर्मनी के बाजार तो अब 1% ऊपर हैं। फ्रांस और यूके भी अब पॉजिटिव टेरिटरी में आते हुए दिख रहे हैं। तो ग्लोबल क्यूज बेहतर हो रहे हैं सर एवरी मिनट। बिल्कुल, तो कहीं ऐसे डर और चिंता की बात नहीं। नैस्डैक फ्यूचर तो हरे निशान में आ चुके हैं और मैं वही कह रहा था कि देखिए दीप, जनरली 3 दिन से ज़्यादा अमेरिकी बाजार आजकल कमज़ोर रहता नहीं है, उसके बाद फिर से मजबूत हो जाता है। तो वैसी मजबूती दिख भी रही है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमारे यहाँ भी भरपूर है, स्पेशली एनबीएफसी। सबसे ज़्यादा लोगों को डर वहीं लगता है, तो जहाँ रिस्की स्टॉक्स है उन रिस्की स्टॉक्स में ही सबसे ज़्यादा खरीदारियाँ हो रही है। आप देखिए ना, आईबुल हाउसिंग टॉप गेनर है, पिरामल सेकंड टॉप गेनर, थर्ड टॉप गेनर मैक्स फाइनेंशियल और फोर्थ है चोला फाइनेंस। उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह की सिचुएशन आप देख रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस है लोगों में खरीदारी करने का, वो साफ नज़र आ रहा है। तो अब आइए मैं डेटा की तरफ आता हूँ। हम ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त निफ्टी पर 10,341 पर। पहली चीज़ तो ये कि आप 10,300 के नीचे जाएंगे इसकी संभावना बहुत कम है, और उसकी वजह यह कि 66 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है 10,300 पर। तो ये आपके लिए बड़े सपोर्ट का काम करेगा। 10,400 ऊपर की तरफ आपके लिए माफ़ कीजिएगा 10,200 पर ज़्यादा बड़ी पोजीशन है। सॉरी, एक बार डेटा वापस से सुन लीजिए। 10,200 ये बड़े मजबूत सपोर्ट के तौर पर है, क्योंकि यहाँ पर 58 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, जो कि ऑलमोस्ट हाईएस्ट है। तो यहाँ पर 10,200 के नीचे की संभावना पहले खत्म हो गई। अब आइए 10,300 पर। क्या 10,300 की संभावना कम है? जी हाँ, कम है। क्यों? क्योंकि 10,300 के कॉल पर 66 लाख शेयरों की कॉल राइटिंग होकर रखी है। अभी आप 10,300 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी करीबन 1.25 करोड़ शेयर यहाँ पर 10,200, 10,250 और 10,300 के लेवल पर कॉल राइटर्स खड़े हैं, और आप उसके ऊपर ट्रेड करें तो अब 10,300 के नज़दीक आएंगे तो आपको शॉर्ट कवरिंग का ही सहारा मिल जाएगा। तो संभावना ये कि अब आप 10,300 भी ना तोड़ें, और 10,300 ना तोड़ें और उसके बाद 10,350 के ऊपर अब टिक जाएं। अभी आप उसके आसपास है। अब अगर आप आज का हाई 10,361 पार करते हैं तो तुरंत सुनिएगा, अब इसको ध्यान से सुनिएगा, ये डेटा के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। आज का हाई 10,361-62 ये पार करते हैं तो आपको 10,400 की तरफ बढ़ने में वक्त नहीं लगेगा। बहुत तेज़ी से आप 10,400 पर जाएंगे, और तब आपका टारगेट वहाँ के लिए आज के लिए ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर 78 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, जो बहुत बड़ा है। उसको पार करना बहुत मुश्किल होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि 10,350 से 10,400 की रेंज में एक्सपायरी होने की तैयारी ये करता हुआ दिख रहा है इस वक्त बाजार। तो ये आपके लिए डेटा बोल रहे हैं निफ्टी के 10,300 10,400 रेंज दिख रही है। इस रेंज के बाहर किसी एक तरफ निकला, वैसे संभावना कम है एक्सपायरी के वक्त, 10,300 से 10,400 की रेंज में ही रहेगा अगले 1 घंटे। अगर निकला तो 50-50 पॉइंट और गिन लीजिए, बस सिंपल। अब आइए बैंक निफ्टी 21,500, इसके पार निकलने के बाद 21,500 पे है आपके लिए 15 लाख शेयर कॉल्स में राइटर्स, और 21 से 21,500 की रेंज में 25 लाख और। तो कुल मिलाकर इस वक्त 40 लाख शेयर ऐसे हैं बैंक निफ्टी में जो शॉर्ट हैं इस वक्त, जो कॉल राइटर्स हैं। और अब 21,500 नहीं तोड़ता है जब तक, तो आपके लिए एग्रेसिवली शॉर्ट कवरिंग आ भी सकती है अगले 1 घंटे में, और वो आपको 21,800 21,900 की तरफ भी ले जा सकती है। 21,500 आपका टिके रहना चाहिए। अगर 21,500 आपने तोड़ दिया तो फिर आपके लिए थोड़ी नीचे की गिरावट बन सकती है, तब आप वापस से अगला अहम सपोर्ट 21,000 का ही आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट की रेंज है, उससे छोटी रेंज निकल कर आ नहीं रही। तो आपके लिए 21,500 एक अहम लेवल है, उस पर नज़र रखिए, बस सिंपल चीज़ यही है। 21,500 के ऊपर हैं अच्छे हैं, 21,500 के नीचे हैं तो दिक्कत है। 21,500 के कॉल में 15 लाख शेयरों का राइटिंग है, यही मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर यहाँ से नीचे गए तो 200-250 पॉइंट नीचे निकल जाएंगे, और अगर ऊपर है तो 200-250 पॉइंट बढ़ भी सकते हैं। तो थोड़ी देर वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रहिए इसी लेवल पर। जी दीप। बिल्कुल, तो 21,500 एकदम एग्जैक्टली जिस लेवल पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ये मेक और ब्रेक लेवल है आपके लिए। बट 10,300 10,400 और क्लोजली देखें तो 10,350 10,400 ये एक्सपायरी की रेंज होनी चाहिए जहां तक निफ्टी का सवाल है। तो इन दोनों रेंजेस के अगर बाहर आपको इंडेक्स निकलते हुए देखें तो फिर आइदर साइड पर आपको अच्छा मूव आते हुए दिख सकता है।
चलिए, ये तो रही बाजार की स्ट्रैटेजी। देखते हैं आने वाले 1 घंटे में क्या एक्शन रहेगा, बट एक्सपायरी से पहले एक रिकवरी जरूर बाजार में आई है और इस समय आप देख भी रहे हैं कि बाजार होल्ड आउट कर रहे हैं अच्छी रिकवरी के साथ। एनबीएफसी में अच्छा रिवर्सल आया। इंडिया बुल्स हाउसिंग की तो हमने अभी बात करी थी, पीरामल एंटरप्राइजेस, चोला इन्वेस्टमेंट, एल&टी फाइनेंस, मन्नापुरम, उज्जीवन, इन सभी स्टॉक्स में आप शानदार एक्शन आते हुए देख रहे हैं इस समय। कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको फोकस करना चाहिए इस समय जिस तरह का एक्शन बनते हुए दिख रहा है, एचयूएल, यहां पर खरीदारी आनी शुरू हुई है। नतीजे तो आईटीसी के आने वाले हैं, पर उससे पहले आप एचयूएल में देखिए, स्पाइक होकर डेज हाई पर इस समय इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कुणाल जी, एचयूएल में कुछ खास एक्शन किस तरह से देख रहे हैं? ये मूव थोड़ी और खरीदारी आ सकती है? देखिए, बहुत बुलिश स्ट्रक्चर है दीपांशु। पहले भी मैंने एचयूएल की बात की है और जिस तरह का ब्रेकआउट यहां पर चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, जिस तरह लगातार ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, मुझे लगता है कि आपको एचयूएल में वापस से 2300-2350 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में बहुत लिमिटेड डाउनसाइड के साथ अगर आप एक सेफ ट्रेड लेना चाहते हैं तो एचयूएल ऐसा स्टॉक है जिसको बाय करके चलना चाहिए। मुझे 2100 से नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा है और ऊपर 2350 तक की जगह है, तो यहां से एक बड़ा अपसाइड बन सकता है विद वेरी लिटिल वॉलेटिलिटी। तो मेरी राय में एचयूएल को बाय करके चलना चाहिए। निफ्टी की रिकवरी में अहम रोल प्ले करता हुआ एचयूएल इस समय खरीदारी करिए, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, 1.25% ऊपर है। श्रीकांत चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे कुछ ही देर में बात करेंगे, पर उससे पहले बिगुल बजाते हैं सुमित जी के लिए बीटीएसटीडी का। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बीटीएसटी में बाय साइड का ट्रिगर आया है फार्मा स्टॉक के अंदर। फार्मा स्टॉक में मेरे को यहाँ पे बायोकॉन अच्छा लग रहा है। बायोकॉन ने लोअर लेवल से बहुत स्मार्ट रिकवरी दिखाया आज। कल का हाई ऑलमोस्ट अभी जस्ट ब्रेक होने आ चुका है और स्टॉक के अंदर जिस तरह का ये पैटर्न बना हुआ है, पिछले 7 से 10 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद अब ये ब्रेकआउट आ रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है बायोकॉन यहाँ से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाएगा। इस हफ्ते और नेक्स्ट हफ्ते में बायोकॉन को क्लोजली वॉच पे रखें, अभी यहाँ पे बाय करें। ये जो ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, इसका टारगेट बनेगा ऊपर में 415 और 425। अभी चल रहा है 402 के आसपास। 415 का पहला टारगेट, 425 का दूसरा टारगेट। बायोकॉन को यहाँ पे सीएमपी पे बाय करें। नीचे में 388, 390 का सपोर्ट है। ये जब तक नहीं टूटेगा तब तक इसके अंदर लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करना है। 5 दिन पहले का हाई था 404 रुपए के आसपास का, वो अभी ब्रेक होता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे ही ये ब्रेक होगा, इसके अंदर फ्रेश ट्रिगर, फ्रेश मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और फिर ये स्टॉक ऊपर में 415 से 425 तक का मूव दिखा सकता है। तो हमारी तरफ से बायोकॉन के अंदर बाय साइड का व्यू लेके चलने का सलाह रहेगा। 2 से 4 दिन का ये टारगेट रहेगा 415 से 425 का। बिल्कुल, कल भी एक ब्रेकआउट आया था इस पे, फिर बिकवाली आ गई। अब देखते हैं कि एक जो फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है यहाँ पर सस्टेन कर पाता है कि नहीं। बायोकॉन पर नजर रखिए। श्रीकांत चौहान जी के पास चलते हैं, बीटीएसटी का बिगुल उनके लिए भी। बताएं श्रीकांत जी। थैंक यू दीपांशु। देखिए, ऐसे ब्रॉडर मार्केट में वैसे काफी अच्छी एक्टिविटी बन रही है और उसमें से अगर कोई स्टॉक्स अगर मैं चूज करता हूँ तो वो एक है उसमें से वेस्ट लाइफ। और वेस्ट लाइफ की अभी जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 317, 17.5 के करीब अभी ये ट्रेड कर रही है। और अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 महीने से ये स्टॉक ने अपनी एक रेंज बना के रखी है और अभी इस रेंज के बाहर ये जा रहा है, उस रेंज को नैरो करके। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 340 या 45 के लेवल्स को छू सकता है, जो उसकी एक अपवर्ड रेंज है और अभी ये लोअर रेंज पे अवेलेबल है। तो करंट लेवल से इसे बाय करें। 320 के करीब अभी शायद ये ट्रेड कर रहा है, तो 320 में इसे बाय करें। 310 का हमें स्टॉप लॉस रखना है और 340, 345 ये 2 टारगेट्स के लिए कॉन्फिडेंटली इसे बाय कर सकते हैं। बिल्कुल, वेस्ट लाइफ यहाँ पर खरीदारी की राय आ रही है। 320 के लेवल्स पर खरीदिए। 340, 345 ये आपके लिए टारगेट्स होने चाहिए इस समय। अनिल जी के लिए अब बिगुल बजाते हैं कल के 2000 का। ओके, कुछ ही देर में आने के लिए तैयार है अनिल जी की तरफ से कल के 2000, तो वहां पर भी नजर रखिए। बट बाजार गर्म हो रहे हैं और एक बार डाउ फ्यूचर्स पर अपडेट आपको मैं फिर से दे दूं। थोड़ी देर पहले जब अनिल जी से स्ट्रैटेजी ले रहे थे तो 60 अंक नीचे था डाउ फ्यूचर्स, अब सिर्फ 30 अंक नीचे है डाउ फ्यूचर्स। तो वहां पर आपको स्मार्ट रिकवरी आते हुए दिख रही है। आज सुबह जब हम बात कर रहे थे 8-9 बजे, तब हम देख रहे थे कि डाउ फ्यूचर्स लगभग 300 अंक नीचे हैं। तो वहां से अगर आप देखेंगे तो शानदार रिकवरी आई है। चलिए बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए कल के 2000 का। बताएं सर।
दीप, बैंक निफ्टी में कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है। 21,550 पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 21,600 का कॉल ऑप्शन आप खरीदिए, लगभग 45-50 रुपए के आसपास ये अभी इस वक्त आपको मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। इसमें स्टॉप लॉस रखना है आपको 20 रुपए का, ठीक है ना। तो आपका नुकसान 25-30 रुपए से ज़्यादा का नुकसान नहीं है। बैंक निफ्टी ऐसा लग रहा है यहाँ से शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार हो रहा है, और अगर यहाँ से बैंक निफ्टी में और ख़रीदारी बनती है, शॉर्ट कवरिंग बनती है, तो बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ 21,700 और 750, उसके बाद 21,700, 750, 21,800 इतना जाता हुआ दिख रहा है। 700 से 800 की रेंज में ये बैंक निफ्टी जा सकता है। तब आपके लिए इस कॉल का दाम जो 50 रुपये के आसपास, 45 रुपये के आसपास जो है, इसका टारगेट आपका बनेगा लगभग 150 से 200 रुपये के बीच का टारगेट आपका बनेगा। 150 से 200 रुपये के बीच का टारगेट आप बैंक निफ्टी का 21,600 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। और यहाँ पर आप एक सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें रिस्क कम है, और आप इस हिसाब से खरीदेंगे भाई कि एक्सपायरी का ट्रेड है, आज ही का करना है, ये आज ही के एक्सपायरी के लेवल बता रहा हूँ, सिर्फ आज के लिए। तो अगर और आप जैसे जैसे ऊपर जाए, हर 50 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर जाए, आप अपना ऑप्शन का जो स्टॉप लॉस है उसको ऊपर करते जाएं, ताकि आपको प्रॉफिट वाले ट्रेड में नुकसान ना हो। शॉर्ट कवरिंग की तैयारी हो रही है, और ऐसे में ये जैसे ही 21,650 स्पॉट लेवल पर बैंक निफ्टी आ जाता है, उसके बाद आपको अपना स्टॉप लॉस जो लेकर आना है वो अपनी कॉस्ट पे ले आना है। तो 45-50 रुपये के आसपास खरीदिए, 20 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए, थोड़ा और ऊपर ले लीजिए स्टॉप लॉस जैसे जैसे ऊपर आए। 21,700, 21,750, 21,800 जो कैश स्पॉट लेवल के लेवल से यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग जो करनी है। और आप देखिए अभी 21,620 के आसपास बैंक निफ्टी 610 पर ट्रेड कर रहा है, और फ्यूचर्स में 620 पर 15 पॉइंट की प्रीमियम है। इसका मतलब क्लियर कट एक शॉर्ट कवरिंग हो रही है। 21,500 के ऊपर बैंक निफ्टी टिकने के बाद लगभग 40 लाख शेयर कॉल राइटर्स ऐसे हैं जो शॉर्ट हो चुके हैं, जो अगर 21,500 के ऊपर एक्सपायरी होती है तो नुकसान में ट्रेड करेंगे। इसलिए यहाँ से एक बाउंस होने की संभावना बन रही है, इस बाउंस को ट्रेड करने का। और मैं उम्मीद करता हूँ फिर कल के नुकसान की काफ़ी कुछ भरपाई होगी। लेकिन एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक्सपायरी का दिन है, वॉलेटिलिटी हो सकती है, मुनाफा जल्दी लेते जाएँ वापस, या फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएं। अगर आप दिन के एंड तक अपनी पोजीशन रखते हैं, दिन के एंड में आपको बुक कर लेनी है। मैं उम्मीद करता हूं कल का जो एक खराब ट्रेड था उसकी भरपाई आज यहां पर हो जाएगी। जी दीप। बिल्कुल, तो तैयार है बैंक निफ्टी एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर्ड रैली के लिए। और देखिए जैसे जैसे अनिल जी बात कर रहे थे, 550 पर था उस समय निफ्टी, अब 620 पर आ गया है, तो 625, 640 पर आ गया है। तो उन लेवल से भी आप देखें तो लगभग 90-100 अंकों की ऑलरेडी तेजी बनती हुई दिख रही है। तो जल्दी बैंक निफ्टी तैयार हो रहा है, एक ट्रेड ले सकते हैं आप ऑप्शंस के जरिए, और ये आज ही की एक्सपायरी का आपको ऑप्शन खरीदना है। ये आ रही है आपके लिए राय इस समय। तो चलिए नजर रखते हैं इस ट्रेड पर किस तरह का एक्शन आता है। पर बाजार जरूर गर्म हो रहे हैं इस समय, और बैंक निफ्टी भी डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 350 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ी सी हर्डल उसे वहां पर आती हुई जरूर दिख रही है, पर इस समय शानदार ट्रेड होता हुआ दिख रहा है बाजार में। कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर और आपको एक्शन देखना है? आईटीसी अब 200 के पार गया है, तो इस स्टॉक पर नजर रखें 4.5% की तेजी के साथ। इसी के साथ आईडीएफसी लिमिटेड, यहां पर आप नतीजे आते हुए देख रहे हैं। आईडीएफसी लिमिटेड कुछ दिन पहले भसीन साहब ने भी इस स्टॉक के बारे में बात करी थी। इनकी आय घटी है 57 करोड़ से लगभग 43 करोड़ से आई है इनकी आय। तो आय में हमने जरूर देखी है घटाती। घाटा 310 करोड़ से घटकर 240 करोड़ हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है कि घाटा है अभी भी, बट कम हुआ है। 310 करोड़ का घाटा अब 240 करोड़ हो गया है। आय 57 करोड़ से घटकर अब 47 करोड़ से आई है, और जैसे नतीजे आए हैं एक हल्का सा स्पाइक आप आते हुए देख रहे हैं आईडीएफसी लिमिटेड के शेयर्स में। कुणाल जी, जहां तक मुझे याद है कल एक बड़ी गिरावट हुई थी इस शेयर में 5-5.5% की, आज थोड़ा संभलता हुआ दिख रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो ऑफकोर्स न्यूज में रहा है, आईडीएफसी लिमिटेड की चार्ट पर कैसा एक्शन देख रहे हैं आप? दीपांशु और मैंने और राकेश जी ने इस पर खरीदारी की भी राय दी थी। उसके बाद बड़ी तेजी भी स्टॉक में बनी और कल कुछ सुस्ती देखने को मिली। आज वापस से स्टॉक में एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर बहुत शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो 20 रुपए 50 पैसे के ऊपर जैसे ही स्टॉक निकलता है, सीधा आपको 22 रुपए तक का मूव देखने को मिलेगा। तो आईडीएफसी न केवल शॉर्ट टर्म के लिए बल्कि मध्यम अवधि के लिए भी बेहतरीन निवेश है। तो मेरी और राकेश जी की खरीदारी की राय कायम है, बिल्कुल बने रहना चाहिए। इन स्तरों पर भी और ऐड कर सकते हैं, ऊपर के लेवल्स इसमें देखने को मिलेंगे। और साथ ही दीपांशु, मेरे और राकेश जी के पास एक पिक ऑफ द डे है।
तो प्लीज आप बिगुल बजवाने का कष्ट करें। ओके, IDFC इस पर राय भी आ चुकी है, कुणाल जी राकेश जी की तरफ से रैली भी हुई थी। अब देख रहे हैं कि पिक ऑफ द डे में क्या रिकमेंडेशन आता है, बिगुल बजाते हैं। बताएं सर। दिवांशु, पिक ऑफ द डे है हमारा ITC। इसको हमने सुबह भी रिकमेंड किया था और अब इसमें बड़े लेवल्स टूट रहे हैं, बड़े चार्ज पर एक बड़ा रिवर्सल है नतीजों से पहले। और एक चीज जो काफी लोग नहीं जानते हैं कि गॉडफ्रे फिलिप्स का एक प्लांट नवी मुंबई में बंद पड़ा हुआ है और उसका जो बिगेस्ट बेनिफिशियरी है वो ITC है। और जिस तरीके से दीपांशु बारिश आने से पहले बादल कई बार संकेत देते हैं, तो नतीजों से पहले ITC के चार्ट्स बोल रहे हैं कि कुछ शायद बड़ा होगा, कल कुछ बड़ी अनाउंसमेंट आ सकती है। तो ITC पर एक ओवरवेट नतीजों से पहले खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, आज सवेरे भी हम लोग ITC पर खरीदारी की राय दे चुके हैं। आज सवेरे भी चार्ट बहुत मजबूत लग रहा था और हमारे जो इंट्राडे टारगेट्स थे वो आते हुए दिख रहे हैं। अब स्टॉक ने 200 के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया है और जैसे राकेश जी ने कहा है कि किसी एक बड़े मूव से, कोई बड़ा मूव आने से पहले के जो चार्ट संकेत हैं वो यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो ITC को खरीद करके चलें। 190 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखें पोजिशनल बेसिस पर। 218 रुपए का टारगेट होगा, तो 218 के टारगेट के लिए ITC पर खरीदारी की राय। 200 रुपए का टारगेट होगा, ITC पर खरीदारी की राय आ रही है आपके लिए इस समय। और आज सुबह इस स्टॉक पर चर्चा हुई थी। नजर रखिए इस स्टॉक पर। पहला चार्ट कॉर्नर था आज दिन का ओपनिंग के बाद, वहां से फिर देखें तो स्टॉक में अच्छी तेजी आई है। अब देखते हैं कि किन लेवल्स पर जाता है ITC। बट ऑफ कोर्स निफ्टी को भी सपोर्ट दे रहा है ITC इस समय, टॉप गेनर है 4-4.5% की गेन्स के साथ। तो यह है ITC पर आपके लिए फ्रेश खरीदारी की सलाह, यहां पर आप नजर रखिए। दूसरी तरफ अगर देखें तो कल की शानदार तेजी के बाद आज एशियन पेंट्स में गिरावट आई है। श्रीकांत जी, 1700 के नीचे फिसला है एशियन पेंट्स। क्या ये फ्रेश एंट्री के लिए अच्छे लेवल्स हैं या थोड़ा और गिर सकता है, जहां तक एशियन पेंट्स का सवाल है? दीपांशु, देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल इसे बाय किया जा सकता है और इसका रीजन यही है कि इसमें हमने काफी बड़ी रैली देखी थी। कुछ 1570-75 के करीब ये कंसोलिडेट हो रहा था और उसके बाद ये 1825 तक चला गया था स्टॉक और अभी अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। तो जैसे कि ओवरऑल मार्केट में एक मोमेंटम बना हुआ है और मुझे लगता है कि मार्केट में भी एक अच्छा पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो साथ ही साथ मुझे लगता है कुछ इंडेक्स हैवीवेट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो एशियन पेंट्स करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी नज़दीक का है। 1690-1700 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है, तो इसे बाय करें। 1670 रुपये का स्टॉप लॉस रखना चाहिए इसके ऊपर। और यहाँ पे जो टारगेट्स आएंगे वापस, वो आएंगे 1750 से लेकर 1760 के। तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेड बिल्कुल एशियन पेंट्स में लिया जा सकता है। ओके, तो एशियन पेंट्स में एक यहाँ पर ट्रेड लिया जा सकता है। इस बीच मैं बता दूं दीप, बैंक निफ्टी का जो कॉल ऑप्शन हमने 45-50 रुपये में रिकमेंड किया, ऊपर में 100-105 रुपये तक पहुँचा भी और वापस थोड़ा नीचे भी आया है मार्केट। तो ये ऊपर नीचे एक्सपायरी के दिन वॉलेटिलिटी रहेगी, इसलिए हम कह रहे थे क्विक प्रॉफिट बुक करते चलें। कुछ ही मिनटों में अगर आपका कॉल ऑप्शन में अच्छा पैसा बनता है ले लीजिए, वापस नीचे के लेवल पर, सही लेवल पर आएगा, एंट्री करेंगे, या अगर वापस से कोई और बढ़िया ट्रेड मिलेगा तो देखा जाएगा। तो आप आखिरी मिनटों में थोड़ा सा ट्रेड आपको फास्ट लेना होगा, ये ध्यान में रखिए। स्किल ट्रेडर्स जो हैं एक्सपायरी के दिन, उन्हीं के लिए काम है। आइए, जो एक और रिसर्च आपके सामने रखते हैं और वो लेकर आ रही है मानसी, और रियल एस्टेट से जुड़ी हुई ये रिसर्च है। घरों की बिक्री काफ़ी तेज़ी से कम हुई है, क्यों और कितनी, बता रही है मानसी। मानसी बताइए। शुक्रिया अनिल जी। वैसे कोरोना की स्थिति और लॉकडाउन के चलते हर सेक्टर में हमने बिक्री में कमी जरूर देखी है, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर सबसे ज्यादा परेशान होता हुआ दिख रहा है। अप्रैल से जून के बीच घरों की बिक्री में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बिक्री करीब 81%, 81% गिरती हुई देखने को मिली है। अगर अप्रैल से जून के आंकड़ों को देखें तो महज 12,740 यूनिट की ही बिक्री हुई है, जो कि बहुत ही छोटा आंकड़ा है। सालाना आधार पर यहाँ पर 81% की गिरावट हम देख रहे हैं। कोरोना के चलते ये बिक्री में दबाव है और अप्रैल
से जून के बीच नए लॉन्चेस की अगर बात करें तो वो भी ना के बराबर हुए। 98% की गिरावट यहां पर भी देखने को मिली है। क्योंकि नए लॉन्चेस नहीं हुए हैं तो बिना बिके घर यानी कि अनसोल्ड इन्वेंट्री जो है उसमें कमी जरूर आती हुई दिखी है। 5% का डाउन ट्रेंड यहां पर हम देख रहे हैं। लेकिन अप्रैल से जून के बीच अगर डायरेक्शन वाइज या जगह के हिसाब से हम देखें तो MMR यानी कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में कुछ हद तक बिक्री में सुधार या कह सकते हैं कि कुछ हद तक बिक्री जरूर देखने को मिली है। अगर सिटी वाइज देखें तो NCR में देखिए 83% की गिरावट बिक्री में देखने को मिली है। बेंगलुरु में देखिए 77% की गिरावट देखी है। पुणे में महज 2160 घर ही बिके हैं इन 3 महीनों में और करीब 79% की गिरावट। इसी तरह हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता में भी 80 से लेकर 85% की गिरावट हम देख रहे हैं। तो बिल्कुल रियल एस्टेट सेक्टर की बिक्री इन 3 महीनों में ना के बराबर होती हुई दिखी है। डिजिटल मोड भी अपना रहे हैं डेवलपर्स, लेकिन फिर भी बिक्री का हाल बेहाल ही है। तो ये है रियल एस्टेट सेक्टर का हाल, जहां पर बिक्री में तेजी कमी आती हुई दिख रही है, लेकिन स्टॉक्स में कहीं कोई कमी है नहीं। भाव में मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। फंडामेंटल्स कहीं और हैं, भाव कहीं और है। अविनाश जी, राय आपको देनी है, करना क्या है, खरीदें या इंतजार? नहीं, मेरे ख्याल से अनिल जी जिस प्रकार का डेटा निकल के आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ज्यादातर तेजी ये टेक्निकल का पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है। एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी में हमको लग रहा है कि पहले तिमाही रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत खराब रहेगी। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि DLF के मैनेजमेंट ने क्लियरली कमेंट्री में कहा है कि फर्स्ट हाफ तक वो कोई बड़ा इंप्रूवमेंट देख नहीं सकते, और इसलिए मुझे लग रहा है कि अभी शायद जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी मेरे ख्याल से Q1 के बाद ही करना चाहिए। इसके पहले खरीदारी एटलीस्ट फंडामेंटल्स के बेसिस पे ठीक नहीं लग रही है, तो होल्ड करने की राय रहेगी। ओके, होल्ड करने की राय। इस बीच आइए, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। एक्सपायरी के दिन आपको ऑप्शन की स्ट्रेटेजी देने के लिए तैयार हैं हमारे साथ नितिन जी, नितिन मुरारका। नितिन जी, आपका स्वागत है। बताएं सर, कौन सा ऑप्शन ट्रेड करना चाहिए और ये कौन सा जुलाई महीने का है कि कौन सा है, ये भी बताइए। देखिए जी, आज अभी एक्सपायरी में करीब 40 मिनट हैं और आज की एक्सपायरी के लिए हम एक बार 10,300 की कॉल जो एट द मनी है, जिसका प्राइस अभी 18 रुपये है, इसको एक बार हम लेंगे ये मान के कि नेक्स्ट एक बाउंस या शॉर्ट कवरिंग मुझे मिल सकती है। और इसका स्टॉप लॉस आज का लो रखेंगे जो करीब 6 रुपये का आप रखिए, यानी आप 17 पे ले रहे हैं, 6 रुपये का आपका स्टॉप लॉस होगा, यानी आप 10-12 रुपये का रिस्क है मेरा केवल। और मुझे लग रहा है ये 50 रुपये हो सकती है, क्योंकि नॉर्मली जो मंथली एक्सपायरी होती है उस दिन लास्ट के आधे घंटे में एक बड़ा मूव मिलता है हमें, और वो एक जिस तरीके से डेटा बनता है उसी हिसाब से मूव मिलता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक्सपायरी 10,300 के ऊपर होनी चाहिए। हो सकता है एक बार हम 350 की तरफ मूव करें। तो ये जो 17 रुपये में मिल रही है 10,300 की कॉल, हम ये अटेम्प्ट करेंगे। 6 रुपये का स्टॉप लॉस होगा और करीब 35 से 40 रुपये का टारगेट होगा। ठीक बात है। तो 10-15 रुपए की रिस्क अगर आपको लेनी है, 10-15 की भी कहा है, 16-17 में आपको खरीदना है और 6 रुपये का स्टॉप लॉस, तो 10 रुपये के आसपास की रिस्क है। और आप चाहें तो 10,300 का एक कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। आज की एक्सपायरी वाला 50 रुपये में आपको ऊपर 10,350 के आसपास पहुँचे, 10,340 पहुँचे, वो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नितिन जी? आज एक ही ऑप्शन ले रहे हैं क्योंकि एक्सपायरी है और एक्सपायरी के बाद डेटा कैसा बनता है फिर देखेंगे, बट एक ही होगी अनिल जी निफ्टी। परफेक्ट। तो ठीक है, एक्सपायरी के लिहाज से आज ये ऑप्शन है और 10,300 के आसपास का। तो देखिए, लिमिटेड रिस्क है और लिमिटेड रिटर्न भी। रिटर्न तो अच्छे ही, अगर ये ऑप्शन सही हुआ तो 10 रुपये की रिस्क है, 30-40 रुपये का बन सकता है। सबसे बढ़िया बात, आज का आज काम हो जाएगा, इंट्राडे का ही काम है, प्रॉफिट लॉस जो भी है, तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ये ट्रेड कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी का ट्रेड है, ये ज़रूर देखिएगा। ओके, तो ये है आपके लिए। ओके, आशीष हमारे साथ हैं इस वक्त। नेल्को, इसके भी रिजल्ट्स आने वाले हैं और स्टॉक रिजल्ट के पहले बेहद मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। आपको याद होगा, यहाँ पर बर्थडे के दिन 2 जून को मैंने ये स्टॉक रिकमेंड किया था, मेरे ख्याल से 30 रुपये के आसपास रहा होगा। उसके एग्जैक्ट मुझे भाव याद नहीं है, दीप अभी बता देंगे आपको क्या प्राइस पे रिकमेंड किया था, लेकिन नतीजे कैसे आने वाले हैं ये बताने के लिए तैयार हैं आशीष बताइए रिजल्ट्स का अनुमान। अनिल जी, नतीजे कमजोर देखने को मिलेंगे। मुनाफा जो है 90% घटकर केवल 22 करोड़ देखने को मिलेगा। मार्जिन में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट 18.7% से मार्जिन घटकर केवल 5.3% रहेंगे। इसके पीछे का कारण अगर आप देखें तो तिमाही के दौरान एल्यूमिनियम और एल्यूमिना जो कि रॉ मटेरियल है, दोनों की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने
को मिली है। पिछले साल के मुकाबले देखें तो एल्यूमिनियम LME लंदन मेटल एक्सचेंज की कीमतों में लगभग 9% की गिरावट देखने को मिली है। साथ ही एल्यूमिनियम की कीमतों में 30 से 31% की गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते नतीजे कमजोर देखने को मिलेंगे। इनके कामकाजी मुनाफे पर भी असर देखने को मिलेगा। कीमतों में दबाव का 10% की गिरावट यहाँ पर कामकाजी मुनाफे यानी एबिटा में देखने को मिलेगी। टॉप लाइन लगभग सपाटी मान लीजिए, क्योंकि तिमाही के दौरान जो उत्पादन है उसमें कुछ खास असर देखने को नहीं मिला, तो 21% गिरकर रेवेन्यू 2174 करोड़ रहने को अनुमान लगाया जाता है। कुल मिलाकर देखा जाएगा तो नतीजे कमजोर रहेंगे। लेकिन एक बात पर खास ध्यान रखना होगा अनिल जी की, जैसा कि हम देख रहे हैं कि वेदांता में हमने देखा और हिंडाल्को में, दोनों में जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज है इसका फायदा मार्जिन पर कहीं ना कहीं देखने को मिला। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोनों ही कंपनियों का आया है और एल्यूमिनियम में नाल्को अगर आप देखें तो दुनिया की सबसे लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है। तो मैं मान रहा हूं कि यहाँ पर शायद हो सकता है कि कुछ सरप्राइज देखने को मिले। आपके लिए राय नेल्को पर इस वक्त, और नेल्को के चार्ट्स पर भी एक बार राय ले लें कि किस तरह का एक्शन नेल्को में हो सकता है नतीजों के पहले, तो वो आपके सामने रख रहे हैं। वागले साहब जरा चार्ट देखिए नेल्को के, बताइए क्या करना चाहिए। ओके, वागले साहब से संपर्क नहीं हो रहा, वागले साहब डाउन है। सुमित जी प्लीज डू द ऑनर्स, आप बताइए। अनिल जी, स्टॉक के अंदर बहुत बढ़िया लोअर लेवल से मूव देखने को मिला है और जिस दिन आपने रेकमेंड किया था उस दिन से हमने भी इसको बाय साइड में रेकमेंड किया हुआ है, करीब 29 के लेवल से। अब स्टॉक का ऊपर में जो रेजिस्टेंस आ चुका है 34 के आसपास और 35 के आसपास स्टॉक का रेजिस्टेंस है। ये लेवल ये लेवल टूटेंगे, उसके बाद ही स्टॉक के अंदर कोई एक बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। तो जिन्होंने बाय करके रखा हुआ है वो लोग अपना पोजीशंस को होल्ड करें और 35 रुपए का लेवल टूटने के बाद इसके अंदर फ्रेश ब्रेकआउट आएगा, फिर स्टॉक बड़ी तेजी पकड़ेगा। एग्जिस्टिंग पोजीशंस में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं 33 रुपए 50 पैसे के आसपास का, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को होल्ड करें और फ्रेश बाइंग के लिए ब्रेकआउट का वेट करें। ओके, और दीप ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है 31 रुपये 15 पैसे, ये है वो प्राइस जहां पर कॉल रिकमेंड किया गया था। 29 रुपये 50 पैसे का हमने दिया था। 33, 35, 40 और 45 ये टारगेट है। तो 33 और 35 के टारगेट हासिल हुए। 40, 45 के टारगेट अगर रिजल्ट्स अच्छे आए तो आगे की तरफ और देखेंगे और बाजार अच्छा रहा तब भी देखेंगे, ये आप मान के चलिए। तो ये है आपके लिए नेल्को पर 33 से 35 की राय। तो सुमित जी भी सही कह रहे हैं, 35 के ऊपर ही एक अच्छी तेजी बनने की संभावना बनेगी जी। तो ये है आपके लिए साफ तौर पर नेल्को पर नतीजों के लिहाज से एक पहला अनुमान। सुमित जी तैयार है अपने BTST के बिगुल के साथ? सुमित जी के लिए बिगुल। जी सुमित जी बताएं। अनिल जी, मेटल स्टॉक्स की बात हो रही है तो यहाँ पे जो स्टॉक आया है वो अब सेल साइड का आया है। मेटल स्पेस में एक एक करके स्टॉक्स में गिरावट आ रही है, तो यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि NMDC में गिरावट बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। 85-86 के आसपास स्पॉट में अभी NMDC ट्रेड कर रहा है। जिस तरह से ये कल का जो ऊपर में हाई बना है उसके बाद आज जो लो ब्रेक हुए कल के, उसको देखते हुए लगता है कि NMDC में यहाँ से गिरावट बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिस तरह का ये पैटर्न बना रहा है उसके हिसाब से इसके नीचे में 80 रुपए तक के लेवल NMDC में जल्दी देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट्स में थोड़ी भी गिरावट अगले 2-3 दिनों में आई तो NMDC में यहाँ से एक अच्छी गिरावट देखने को मिलेगी, जिसमें 80 रुपए से लेके 78 रुपीज तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे 85-86 के आसपास NMDC में सेल का व्यू लेके काम करें, ऊपर में 89 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं और नीचे में 80 रुपए से लेके 78 तक के टारगेट होंगे। एक हफ्ते का ये व्यू होगा NMDC का। 80 और 78 ये आपके लिए दो टारगेट्स होने चाहिए। जहां तक NMDC पर सवाल है, इस पर बिकवाली करने की राय आ रही है आपके लिए सुमित जी की तरफ से। नजर रखिए इस स्टॉक पर। कुछ मेटल स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, कुछ कमजोरी दिखा रहे हैं। एक्सपायरी का दिन है तो दोनों तरफ के ट्रेड्स तो आज एक्सपेक्टेड ही हैं और परेशानी की बात नहीं है। इस समय नाल्को डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, पर आप NMDC में इस समय प्रेशर आते हुए देख रहे हैं। BHEL यहाँ पर आप फ्रेश खरीदारी आते हुए देख रहे हैं। यहाँ पर नजर रखिए वोल्टास, इस पर भी एक फ्रेश खरीदारी के संकेत आ रहे हैं और एक ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। श्रीकांत जी, वोल्टास ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है, कोई राय स्टॉक पर? दीपांशु, इनफैक्ट ये स्टॉक पिछले कम से कम 7 या 8 दिनों से अपनी एक रेंज को पकड़ के रखा है और उसी रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। जैसे कि ओवरऑल अभी एक एक्टिविटी बनी है पूरे FMCG कंज्यूमर कंजम्पशन ड्यूरेबल्स में, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इस लेवल से इसे बाय किया जा सकता है। 553 के करीब ये ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो एक 540 543 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं।
तो मोटा मोटी एक 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, लॉन्ग करे, और यहाँ से जो फ्लैग फॉर्मेशन बना है उसके जो टारगेट्स बनेंगे वो बनेंगे 570 रुपए के। तो काफी अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:2 का, और करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है। ओके, ये है वोल्टास पर आपके लिए राय। लेकिन इस बीच नितिन जी ने जो अभी आपको थोड़ी देर पहले 10,300 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दी थी 18 रुपये में, उसका दाम लगभग 40 रुपये के आसपास हो चुका है उस कॉल ऑप्शन का दाम। तो अगर आपने 17-18 रुपये में खरीदा है तो आपका पैसा लगभग डबल हो चुका है और स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है। तो नितिन जी का कॉल ऑप्शन एकदम सही हुआ है। मैं भी बता दूं, बैंक निफ्टी पे कुछ लोग मुझे मैसेज भी करें, लेकिन देखिए अगर 40, 45, 50 रुपये वाला ऑप्शन 100, 105 हो गया है तो फिर आप अपना रिस्क मैनेजमेंट रखिए। और मैं इसलिए आपको कह भी रहा था कि ये एक्सपायरी का दिन है, मार्केट वॉलेटाइल रहेंगे, आपकी एंट्री और एग्जिट आपको पता होनी चाहिए। अगर आप 45-50 में कॉल दे रहे हैं और 100 रुपये में जाके खरीदेंगे तो फिर आप दूसरे को दोष देंगे तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो आपको एंट्री एग्जिट पॉइंट ध्यान में रखना है एक्सपायरी के दिन स्पेशली, और ये काम सिर्फ स्किल ट्रेडर का है एक्सपायरी के दिन नॉर्मल ट्रेडर का काम नहीं है। तो ये ध्यान में रखिए और उस हिसाब से ट्रेड लीजिए, नहीं तो अननेसेसरी लॉस होगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो एक्सपायरी के दिन जब भी ट्रेड करें, चाहे नितिन जी ने बोला हो, चाहे मैंने या किसी ने भी बोला हो, तो आप उस हिसाब से करें। फास्ट ट्रेड करना आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर कॉल डबल हो जाए, अब नितिन जी ने आपको कॉल दे दिया और 40 रुपये हो गया, वापस अगर वो नीचे आ रहा है अब, तो अब उसमें वो क्या करेंगे? अब वो उनके अगर बोलने के बाद डबल हो गया कॉल, उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? तो ये ध्यान में आप ज़रूर रखिए। आपको प्रॉफिट बुक करना और अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना आना चाहिए, सीखना चाहिए, नहीं तो आप मुश्किल में रहेंगे। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ओके, चलिए, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त इन तमाम ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी पर आती हुई दिख रही है। अच्छी एक्सपायरी के लिए हम तैयार हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है 10,300 और 21,500 के आसपास की एक्सपायरी बन सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उज्जीवन आपका फेवरेट स्टॉक सुमित जी 5% ऊपर है, इसके चार्ट्स देखकर इस पर राय दें आप अपनी। अनिल जी, उज्जीवन के अंदर ऊपर में 224, 225 का रेजिस्टेंस है। ये स्टॉक का में पोजीशंस होल्ड करके चले। फ्रेश बाइंग 224, 225 का लेवल ब्रेक होने के बाद रिकमेंडेड है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। नीचे में जिन्होंने बाई कर रखा हुआ है वो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए प्रॉफिट में और होल्ड करें एक बार, और फ्रेश ब्रेकआउट 24-25 के बाद ही देखने को मिलेगा। ओके, ये है आपके लिए उज्जीवन पर राय। एक्सपायरी का दिन है, आप देख रहे हैं कि सारी की सारी एनबीएफसीज पर अच्छा ट्रेड हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा ये एनबीएफसीज अब डेज हाई पर आपको ट्रेड करती हुई दिख रही हैं, तो वहाँ पर नज़र रखिए। पर कुछ कैश स्टॉक्स में भी नज़र डाल लेते हैं और जिस तरह से मूवमेंट यहाँ पर भी हो रहा है। एक्चुअली कैश स्टॉक से बारे में बात करूं उससे पहले अविनाश जी, गैस स्टॉक्स में काफी एक्शन हो रहा है। गेल नतीजों के बाद वहां पर शानदार मूवमेंट आया है। पेट्रोनेट एलएनजी एक्टिव हो रहा है अपने नतीजों से पहले। अदानी गैस, गुजरात गैस, दोनों स्टॉक्स में हम शानदार अपमूव देख रहे हैं। क्या चल रहा है सर? स्पॉट एलएनजी प्राइसेस नीचे आए हैं, उसका फायदा होगा इन कंपनीज को, बट किस तरह से देख रहे हैं? सारे के सारे गैस स्टॉक्स थोड़ा अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं आज। पंचू, मुझे लग रहा है कि पेट्रोनेट में काफी फायदा होगा, क्योंकि स्पॉट एलएनजी के प्राइसेस कम होते हैं तो इनके लिए मार्जिन्स में डेफिनेटली पॉजिटिविटी बनती है। और रही बात गेल की, तो गेल में हमने पहले भी कहा था कि नतीजों के पहले कि नंबर्स काफी अच्छे आएंगे। इनफैक्ट ऑल्दो टॉप लाइन थोड़ा गिरा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही दमदार है। हमको लग रहा है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में शायद थोड़ी सी थोड़ा सा वॉल्यूम इफेक्ट हो सकता है, स्पेशली जून क्वार्टर में। लेकिन अगर लंबी अवधि की बात करें तो मुझे लग रहा है कि गुजरात गैस, गेल और पेट्रोनेट, ये तीनों ही काउंटर्स काफी इन्वेस्टमेंट ग्रेड है और इन लेवल से भी अगर कोई खरीदता है तो साल भर में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो ये डेफिनेटली खरीदने के मौके रहेंगे ऐसे का वोलेटाइल मार्केट्स में। बिल्कुल, वॉलेटाइल मार्केट्स में फायदा उठाइए। गैस स्टॉक्स आपको शानदार मूव दे रहे हैं। अदानी गैस 2 दिन से चल रहा है। गुजरात गैस, कुणाल जी, इस चार्ट पर कोई राय? ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है, 8% ऊपर है, 7.5% ऊपर इस समय। देखिए, बहुत ही दमदार चार्ट स्ट्रक्चर है दीपांशु, पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है और इसको लगातार खरीदारी की भी राय दी है। इसमें एक ब्रेकआउट आया है, आज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 305 रुपए के ऊपर ये ब्रेकआउट हुआ है और ये स्टॉक अब अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो बिल्कुल यहां पर बाय करके चलना चाहिए। जिनके पास भी निवेश है, निवेशित रहें। यहां पर 295 पर एक रिवाइज स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है ये स्टॉक आपको इन स्तरों से भी 15% की तेजी दिखा सकता है। तो 335 से लेकर 350 के लेवल्स आएंगे, होल्ड करने की राय।
बिल्कुल 335 से लेकर 350 के लेवल्स आएंगे, होल्ड करने की राय है। नजर रखिए इस स्टॉक पर। जहां तक गुजरात गैस का सवाल है, आप एक अच्छा मूव आते हुए देख रहे हैं। पर चलिए एक और बिगुल बजाते हैं। अनिल जी की तरफ से एक और कॉल आने की तैयारी है। कल के 2000 बताएं सर। दीप, खरीदारी करने की राय है और खरीदारी करनी है आपको वेदांता में। 2 दिन पहले भी 3 दिन पहले भी हमने खरीदारी करने की राय दी थी और मैंने ये कहा था कि आपको इसको 24 तारीख तक के लिए होल्ड करना है। 24-25 तारीख तक, जब तक कि ई वोटिंग है। ई वोटिंग कल कंप्लीट होगी। ई वोटिंग का रिजल्ट आना बाकी है। हो सकता है आज या कल में आपको ई वोटिंग का रिजल्ट आता हुआ नजर आए और उसके साथ देखते हैं क्या कुछ कंपनी आगे डिसीजन लेती है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ से जिस तरह से ये सीरीज़ की क्लोजिंग 110 रुपये के आसपास इसके ऊपर दे रहा है, वेदांता यहाँ से भी तेज़ी के लिए तैयार है। आपको 108 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी है और ऊपर की तरफ 115, 117 ये 2 टारगेट के लिए आपको तेजी करके जाना है कल परसों के लिए। तो वेदांता ये वो स्टॉक है जहां पर आपको खरीदारी करनी है और आप देख सकते हैं पिछले कुछ मिनटों में अच्छी मजबूती के साथ स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं खबरों के लिए आज से 2 स्टॉक पर नजरें बनाए हूँ, एक पिरामल और दूसरा वेदांता। दोनों ही स्टॉक ऐसे हैं जहां पर कुछ ना कुछ अच्छी खबर आने की संभावना है। पिरामल में जो लगातार वो चल रहा था कि फार्मा बिजनेस में इनकी स्टेक बिकने की बात है, क्योंकि प्राइस एक्शन जो दिखा रहा है इन दोनों स्टॉक में वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि शायद कोई अच्छी खबर आने की तैयारी में है। तो ये दोनों स्टॉक उस लिहाज से मेरे रडार पे हैं कल के लिए। तो वेदांता 111 के आसपास खरीदी, 108 का स्टॉप लॉस। मेरे ख्याल से हमने शुरुआत में सबसे पहले 107, 106 रुपये के आसपास नहीं, एक्चुअली उससे भी पहले 106, 107 के आसपास हमने खरीदारी करने की राय दी थी और वहाँ से धीमे धीमे ऊपर बढ़ा। ये वैसे ये स्टॉक एकदम से कब भागेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन 115, 117 का टारगेट रखिए कल या सोमवार मंगलवार तक के लिए। और ग्लोबल मार्केट्स ठीक हैं तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। डाउ फ्यूचर्स मुश्किल से 25-30 पॉइंट नीचे बचे हैं, तो मेटल्स के लिए ऐसी कोई रिस्क वाली बात इतनी लगती नहीं है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये एक परफेक्ट BTST कॉल कल के लिए हो सकता है। वेदांता में खरीदारी करने की राय। जी दीप। बिल्कुल नजर रखिए, वेदांता में खरीदारी की राय आ रही है। और बल्कि अनिल जी जैसे आप बात कर रहे थे, डाउ फ्यूचर्स अब पॉजिटिव भी हो गए हैं सर, तो 10 अंक ऊपर हैं, तो और अब सपोर्ट आ गया है। जितना भी लॉस था आज सुबह 300 अंकों से ज्यादा का, वो पूरा हम रिकवर होते हुए देख रहे हैं इस समय। तो हाँ, अच्छे मूव्स आ रहे हैं जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का भी सवाल है। चलिए कुछ ही देर में भसीन साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, पर उससे पहले संदीप ग्रोवर हमारे साथ तैयार हैं। ओके संदीप, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार सुमित जी के पास चलते हैं, सैटेलाइट कॉल है उनके पास। बताएं सुमित जी। दीपांशु, 3:05 हुआ है। स्टॉक का भाव चल रहा है 740 के आसपास। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, स्टॉक के अंदर फ्लैग फॉर्मेशन है। स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। स्टॉक का नाम है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। जिस तरह का कैंडल फॉर्म हो रहा है उसको देखते हुए मेरे को लगता है यहां से बहुत बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। स्टॉक के अंदर तेजी का व्यू ले, 1 से 2 दिनों का ट्रेड ले। 800 रुपए का इसके अंदर पहला टारगेट होगा और मेरे को लग रहा है ये 825 रुपए तक का अपसाइड मूव भी दिखा सकता है। 800 से 825 के टारगेट्स के लिए पोजिशनल ट्रेड है। 1 से 2 दिनों के लिए स्टॉक को कैरी करना है। यहाँ पे बाय करें। नीचे के अंदर 700 से 710 के आसपास का सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट लेवल से ये स्टॉक तोड़ेगा नहीं, तब तक इसके अंदर तेजी करनी है। ये स्टॉक के अंदर वैसे भी ट्रेंड चेंज हो चुका है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके ये स्टॉक एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। 200 DMA लेवल स्टॉक ने तोड़े हैं, तो 800 और 825 ये 2 टारगेट्स के लिए पोजीशंस बनाए। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो पोजीशंस को होल्ड करें। 1 से 2 दिनों में अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। जी रुकिए सुमित जी, वो अभी आपके बात करते करते रिजल्ट फ्लैश हो रहे हैं और रिजल्ट के साथ साथ HAL ये बढ़ भी रहा है। 1240 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 1250 करोड़ होता हुआ दिख रहा है। तो अच्छे रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में तेजी बनती हुई दिख रही है। तो रिजल्ट्स के लिहाज से अभी अभी रिजल्ट्स भी आए, जब आप स्टॉक को कवर कर रहे हैं तो आपने सैटेलाइट सही वक्त पे पकड़ा है। अब जल्दी से एक बार अपडेट दे दें, रिजल्ट्स की वजह से भागा है ये स्टॉक, बताइए क्या करना है। 780 हो चुका है, 782, जल्दी से बताइए। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है आप रिवाइज करके, और टारगेट क्या रखना है सुमित जी? बिल्कुल अनिल जी, बहुत बढ़िया टाइमिंग हुआ है। लकीली कोइंसिडेंटली सेम टाइम पे कॉल बन गया है। स्टॉक के अंदर चार्ट्स के ऊपर पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था। 800 का, 825 का, ये 2 टारगेट्स रखने हैं। जिन्होंने बाय किया है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। 740, 750 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए। स्टॉक अभी यहां से और भागेगा। 800 का लेवल टूटते ही 825 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे।
ओके, तो ये है आपके लिए HAL पर राय नतीजों की लिहाज से। अब 800-825 रिजल्ट आ चुके हैं, अब आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें। आइए बसिन साहब के लिए बिगुल हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर। बताएं सर। हाँ, तो अनिल जी, मार्केट की वॉलेटिलिटी चल रही है और लास्ट आधे घंटे में किसी का कहना मुश्किल है। मेरे को लगता है वही 10-300 पे मार्केट को एंड होना चाहिए। लेकिन यहाँ का स्टार सर आपके सामने है आईटीसी के रिजल्ट कल हैं और स्टॉक इज क्लोजिंग एट अ 2 मंथ हाई, और मुझे पक्का है कि 225 का टारगेट आपको अगले महीने की जल्दी आना चाहिए। आज का हाई है 204, कल आपके यहाँ हमने 192 में दिया था, तो इट इज हिटिंग न्यू हाइज ऑन अ मार्केट विच इज डाउन। तो ये क्रेडेंस दे रहा है टू आईटीसी, और हमें लगता है आईटीसी गोइंग टू लीड द शो। तो लीवर अगर आपके पास है बने रहिए, और अगर शॉर्ट टर्म में लिया है तो आपको 5% मिल रहा है, प्रॉफिट बुक कीजिए। अब मेरी एक BTST कॉल है सर, वो कल के लिए भी है और अगले 10 दिन के लिए भी आप कहें तो मैं दूं। जी सर बताएं प्लीज। सर इसमें मुझे सबसे सेफ स्टॉक्स लेना है, और आपने देखा है पावर के स्टॉक्स ने बहुत बढ़िया किया है, चाहे वो पावर फाइनेंसेस हो या पावर, क्योंकि पावर में रिस्ट्रक्चरिंग बहुत एविडेंट है और पावर इक्विपमेंट इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो यहाँ 1095 में मेरी बाय होगी सीमेंस में 1073 का स्टॉप लॉस रखिए, और 1150 से 75 का ट्रेडिंग टॉक है, और 1200 का इसमें टारगेट होना चाहिए बाय द एंड ऑफ जुलाई। सो सीमेंस विल बी माय BTST एंड जुलाई स्टॉक फॉर द मंथ। अच्छा, जुलाई महीने के लिए भी ये बेस्ट है। ओके, पावर स्टॉक में सीमेंस खरीदें, 1073 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1095 के आसपास आपको खरीदारी करनी है। 1150 1175 छोटा टारगेट है ट्रेडर्स के लिए, 1200 का टारगेट आगे के लिए बनेगा। सर एक ही स्टॉक है या और भी कुछ? एक ही अनिल जी, इस भाव पे तो क्वालिटी दूंगा मैं, आई डोंट हैव एनीथिंग है, अभी तो काफी बढ़ गई। ना नहीं, क्वालिटी तो आप हमेशा देते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, और बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक्स आप दे रहे हैं। और मुझे याद है आईटीसी तो आपने कहा भी था कि जल्दी मत करिएगा बेचने के, टाइम लगे 225 होगा, आराम से रुकिएगा, आराम से करिएगा। 210 का टारगेट तो आपने कल ही दिया था, तो 210 के टारगेट के तो बेहद करीब 205 तक तो पहुंच ही चुका है, लगभग एक ही दिन में आ चुका है। 20 रुपये एक दिन में 18 रुपये बढ़ना बड़ी बात है, आईटीसी जैसा बड़ा दिग्गज शेयर है। शुक्रिया सर आपका बेहतरीन पिक्स देने के लिए। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन इस वक्त मुलाकात करते हैं सुमित जी से ऑप्शन सैटेलाइट के साथ एक बिगुल। बताएं सुमित जी। अनिल जी, जस्ट सिर्फ एक तो पहले अपडेट दे रहा हूं मैं, HAL का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का 817 रुपए 90 पैसे का हाई लगा है और अभी 807 चल रहा है। तो जिन्होंने भी आपको टाइमली हमको सुना होगा, उनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। 790 के आसपास का या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लें या प्रॉफिट बुक कर ले। और अब मैं जो दूसरा स्टॉक दे रहा हूं उसको ट्रेड करें। टाइम हो रहा है 3:10। स्टॉक का भाव चल रहा है 282 284 के आसपास। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। स्टॉक का नाम है BDL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। BDL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ये स्टॉक के अंदर भी HAL के जैसा ही मूव मिलना चाहिए। इस स्टॉक के अंदर भी यहां से मेरे को लग रहा है कि एक अच्छा खासा स्पर्ट और एक अपसाइड जंप देखने को मिलेगा। बात करते करते ही भाव अपसाइड देखने को मिल रहा है। 310 रुपए तक के टारगेट होंगे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। 310 रुपए तक के टारगेट होंगे। ऊपर में 310 के ऊपर अगर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो इसके अंदर भी फिर और ऊपर के टारगेट हमको देखने को मिलेंगे। अनिल जी, 310 हो गया है। हो गया? क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, ओहो, सारे डिफेंस से जुड़े हुए स्टॉक्स क्या भाग रहे हैं? क्या कुछ खबर आने वाली है क्या डिफेंस वाले में? गजब, ऐसा इतना तेजी से भाग रहे हैं। बिल्कुल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स तो समझ में आया कि चलो रिजल्ट आया तो रिजल्ट के पहले भागा, रिजल्ट के आसपास ही भागा है, तो रिजल्ट किसी को अंदाजा भी रहता है ना कि रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो चलो चल पड़ा। लेकिन ये तो समझ के बाहर है। भारत डायनामिक्स 17%, 305 311। अब क्या करें, छोड़ दे? अब मतलब नहीं है, जाने दें? नहीं अनिल जी, टारगेट एक बार हो जाता है फिर उसके बाद उस स्टॉक का मतलब नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर बोल सकता हूं मैं कि जिस तरह का इन दोनों स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया है, जो ये पैटर्न बना रहे हैं, वो पैटर्न छोटी तेजी के लिए नहीं है, बड़ी तेजी हो सकती है। इसने भी फ्लैग फॉर्मेशन बनाया है। 200 DMA लेवल्स स्टॉक ने फरवरी 2020 के बाद तोड़ा है, यानी ये स्टॉक अब तेजी के ट्रेंड में घुस रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने जो टारगेट दिए थे वो 2 से 3 दिन के लिए दिए थे, एक दिन में अचीव हो रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन ये स्टॉक यहां से ब्रेकआउट है। 300 के ऊपर अगर आज क्लोजिंग देखने को मिल जाती है BDL, भारत डायनेमिक्स में, तो ये स्टॉक आने वाले हफ्ते में
330 रुपए से लेके 350 रुपए तक का अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो जिस तरह का एचएल में ब्रेकआउट है, उसी तरह का बीडीएल में भी ब्रेकआउट है। ओके, चलिए, तो ये है राय आपके लिए ब्रेकआउट के लिए। आज से इस बीच जेबी केमिकल्स एक और स्टॉक है जहां पर रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा 47 करोड़ से बढ़कर 50 करोड़। आजकल तो मुनाफा बढ़कर आना अपने आप में बड़ी बात है। 700 रुपये पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है जेबी केमिकल्स। कुणाल जी, चार्ट देखिए बताइए। आय भी बढ़ी है 420 से 440 करोड़ जेबी केमिकल्स। अनिल जी, देखिए स्टॉक तो बहुत अच्छा है, लेकिन इंट्राडे ट्रेड के लिए ठीक नहीं है, ना ही इसमें शॉर्ट टर्म पोजीशन लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि मध्यम से लंबी अवधि के लिए निवेश करें। जेबी केमिकल चार्ट बहुत ही दमदार है और अभी अगर अनिल जी देखें तो ये 700 के ऊपर वापस ट्रेड होने लगा है, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल था। अगला रेजिस्टेंस 732 तक है, तो मुझे लगता है 732 तक का एक पोजिशनल ट्रेड बनेगा, उसके परे भी जा सकता है। तो पोजिशनल बेसिस पर अगर आप रख सकते हो तभी खरीदिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ठीक नहीं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ठीक नहीं है, बट अगर आप पोर्टफोलियो में रखना चाहें तो वहां पर रख सकते हैं। नतीजों के दम पर आप रिएक्शन भी देख रहे हैं। आय 420 करोड़ से बढ़कर 440 करोड़ आई है और मुनाफा भी 47 करोड़ से बढ़कर 50 करोड़ आया। तो अच्छे नतीजे आ रहे हैं जेबी केमिकल से। पर चलिए कुछ और स्टॉक्स पर नजर रहेगी और थोड़ी रीबैलेंसिंग होने वाली है जहां तक निफ्टी और बैंक निफ्टी का सवाल है। एग्जिस्टिंग जो स्टॉक्स है उन्हीं की वेटेज में थोड़े बदलाव होने वाले हैं। क्या बदलाव हो सकते हैं इसकी तरह से और इसकी वजह से किन स्टॉक्स में खरीदारी और किन स्टॉक्स में बिकवाली संभव है, ये रिसर्च तैयार करी है संदीप ग्रोवर ने। संदीप, बताइए कौन से स्टॉक्स हैं फोकस में? हाँ बिल्कुल दीपांशु, आपने सही कहा। ये वेटेज वाला जो रीबैलेंसिंग है वो इफेक्टिव में होगा कल से, क्योंकि ये तिमाही वाला है। ओवरऑल हम देखते हैं कि सेमी एनुअल बेसिस पे यानी कि छमाही बेसिस पे होता है कि जब कोई भी स्टॉक अंदर या बाहर होता है, बैंक निफ्टी या तो फिर निफ्टी की जहां तक बात है। तो कल से जो इफेक्टिव हो रही है ये तिमाही वाली रीबैलेंसिंग, उसके मुताबिक अगर मैं पहले बैंक निफ्टी की बात करूं तो दीपांशु यहाँ पे 9 स्टॉक्स ऐसे हैं 12 में से निफ्टी बैंक के जिनमें वेटेज बढ़ता हुआ दिखेगा, जिसमें एक्सिस बैंक सबसे ऊपर है। इसका वेटेज अगर आप देखें 12.5% के आसपास है, बढ़कर 15% हो जाएगा। तो 2.5% से ज्यादा का वेटेज इसमें बढ़ता हुआ दिख रहा है और इस वजह से करीब करीब $7.5 करोड़ के आसपास का अनुमानित इनफ्लो यानी कि जो खरीदारी है वो स्टॉक में देखने को मिलेगी। इसी तरह से कोटक महिंद्रा बैंक में आप देखिए 1.25% और जो आउट इनफ्लो आएगा वो करीब $4.25 करोड़ के आसपास का आएगा। 0.5% का वेटेज एसबीआई का बढ़ेगा। इंडसइंड बैंक में 0.3% और 0.05 से लेके 0.1% तक के जो वेटेज है वो पीएनबी, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आरबीएल बैंक और बंधन बैंक में देखने को मिलेगा। और यहां पे 20 लाख से लेके 90 लाख डॉलर के आसपास की जो खरीदारी है वो इन स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। तो ये 9 ऐसे स्टॉक्स हैं निफ्टी बैंक में जिनके वेटेज में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। एक्सिस बैंक सबसे ज्यादा और बंधन बैंक सबसे कम यहां पे वेटेज में बढ़ोतरी होती हुई दिख सकती है। 3 स्टॉक ऐसे भी हैं निफ्टी बैंक के जहां पे वेटेज कम होता हुआ दिखेगा और इसमें काफी चौंकाने वाला डेटा है। एचडीएफसी बैंक अगर आप देखें करीब 32% के आसपास का वेटेज है, वो घटकर 27% के नीचे आ जाएगा। 5% से ज्यादा इसका जो वेटेज है वो कम हो रहा है, जिस वजह से 15 करोड़ के आसपास की बिकवाली यहां पे नेट बेसिस पे देखने को मिलेगी। दूसरा नंबर है आईसीआईसीआई बैंक का 19.5% के आसपास है, इसमें करीब 0.1% का वेटेज घटेगा। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी 0.07% के वेटेज में ड्रॉप आएगा। 0.2 से 0.3 यानी कि 20 से 30 लाख डॉलर के आसपास की जो बिकवाली है वो इन दोनों स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। तो ये तो बात हुई बैंक निफ्टी की। अब अगर आप निफ्टी की बात करें तो कुल 5 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके वेटेज में बदलाव हो रहा है। 3 स्टॉक ऐसे जिनका वेटेज बढ़ता हुआ दिखेगा। इन तीन में एचयूएल, कोटक महिंद्रा बैंक और भारतीय एयरटेल, ये 3 ऐसे नाम हैं जिनके वेटेज बढ़ रहे हैं। एचयूएल का वेटेज 0.8%, कोटक महिंद्रा बैंक का 0.3% और एयरटेल में 0.2% के आसपास वेटेज बढ़ेगा। सबसे ज्यादा एचयूएल में करीब $8.25 करोड़ के आसपास का इनफ्लो आएगा। $3.25 करोड़ का कोटक महिंद्रा बैंक में और करीब $2.25 करोड़ के आसपास का भारतीय एयरटेल में। 2 स्टॉक ऐसे भी हैं जिनके वेटेज कम हो रहे हैं। पहला नाम है आरआईएल का, यहां पे करीब 0.5% के आसपास का वेटेज घटेगा। 13.35 है जो कि घटकर 13% के नीचे आ जाएगा। करीब $4 करोड़ के आसपास का नेट आउटफ्लो होता हुआ दिखेगा। और इन्फोसिस के केस में अगर आप देखें जो वेटेज 6% के ऊपर था वो 6% के नीचे आ जाएगा। तो 0.07% यहां पे भी वेटेज घट रहा है और $7 करोड़ के आसपास का नेट आउटफ्लो होता हुआ दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी में 9 स्टॉक्स का वेटेज बढ़ रहा है, 3 का कम हो रहा है। और निफ्टी की जहां तक बात है 3 स्टॉक्स का वेटेज बढ़ेगा और 2 का कम होगा। बिल्कुल, तो ये कुछ बदलाव होने वाले हैं इंडेक्स में वेटेज को लेकर और उसके चलते चलते जो ये रीबैलेंसिंग होगी आप देख सकते हैं कि किन स्टॉक्स में खरीदारी और किन स्टॉक्स में बिकवाली होगी। बल्कि जो इन स्टॉक्स के बारे में संदीप बात कर रहे थे वहां पर हम एक्शन ऑलरेडी देख रहे हैं।
कोटक बैंक में संदीप ने कहा फ्रेश खरीदारी होनी चाहिए। देखिए सेकंड बिगेस्ट गेनर है इस समय निफ्टी पर 3% की गेन्स के साथ। एचयूएल स्पाइक कर रहा है, डेज हाई पर है, 2% की गेन है। और अभी थोड़ी देर पहले भारतीय एयरटेल भी अब लाल निशान से हरे निशान में आते हुए दिख रहा है। तो एक्शन थोड़ा बनते जा रहा है इन स्टॉक्स में। भारतीय एयरटेल पर कोई राय आपकी श्रीकांत जी? वैसे तो एक रेंज में रहा है, कल थोड़ी गिरावट भी हुई थी, आज संभलता हुआ दिखा है स्टॉक पर 550 560 पर। क्या करना चाहिए भारतीय एयरटेल के साथ? दीपांशु, वैसे ये स्टॉक काफी थीन वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है पिछले 3-4 दिनों से, और यहाँ पे वॉल्यूम्स देखेंगे तो 1/10 हो चुके हैं। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक जब गिरता है तो उसमें बिकवाली का कोई बड़ा इंटरेस्ट नहीं है। और अगर आज के दिन में अगर ये जो स्पेशल इन्फ्लोज आ रहे हैं उसके बाद अगर हमने एक अच्छी क्लोजिंग देख ली, यानी कि अगर क्लोजिंग हम लोगों ने अगर 560 प्लस की देख ली, तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन में हम वापस एक इसमें रैली देखेंगे। वैसे ये स्टॉक रेंज बाउंड हो चुका है और इसकी जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो है 550 और 570 की। तो आज 560 के ऊपर का क्लोज काफी मायने रखेगा इसके लिए, लेकिन ओवरऑल ये स्टॉक काफी बुलिश है। इसे अगर एक मध्यम अवधि का अगर एक नजरिया अगर हम देते हैं या तो एक टाइम देते हैं तो बिल्कुल ये स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। नजर रखेंगे भारतीय एयरटेल पर चलिए जल्दी से बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए। आखिरी 10 मिनट है, स्ट्रैटेजी का टाइम है। डाउ फ्यूचर्स थोड़े वॉलेटाइल हैं अनिल जी, 80 पॉइंट नीचे हैं इस समय। यूरोप के बाजार हालांकि पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी है डाउ फ्यूचर्स में। जी तो ओके, 10,300 के नीचे थोड़ा सा मार्केट दिख रहा है इस वक्त 10,275 के आसपास, और 21,500 के थोड़ा सा नीचे बैंक निफ्टी दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि आज जिस तरह से अमेरिकी बाजार ऊपर नीचे रहे हैं फ्यूचर्स में और जिस तरह का माहौल है, हो सकता है थोड़े वॉलेटिलिटी वाला ट्रेड आपको दिखे। एग्जैक्ट आपको अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि आज रात को अमेरिकी में कैसा सेशन होगा, लेकिन कोई बहुत बड़ी बिकवाली या बहुत बड़ी तेजी होगी उसकी संभावना अभी तो दिख नहीं रही। तो न्यूट्रल सा ट्रेडिंग सेशन हो सकता है। अब आप देखिए बसिन साहब कह रहे थे 10,350 10,400 की रेंज में एक्सपायरी हो सकती है। अब अगर आप ये कहना सोचना चाहें तो सोचें, लेकिन आज 10,361 का हाई बनाया है। ये तब बनाया जब बहुत नीचे था मार्केट, 10,225 250 के आसपास था। अब इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं कि एक्सपायरी उसी लेवल पर हो। एक्सपायरी के दिन ये ट्रेड समझ में आना ज़रूरी है कि अगर आपका लेवल आ गया है एक तरह से, अब ज़रूरी नहीं कि 3:30 बजे वहीं बंद हो, नहीं भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। 10,350 10,400 की रेंज में बाजार तो पहुंचा ही है, आपको प्रॉफिट बुक करनी तो वहाँ करना ही करना है। तो लेवल से प्रॉफिट बुक करें, वॉलेटिलिटी रहती है। ये नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन नहीं कि आपको एक तरफा शांत एकदम वैसा ट्रेडिंग सेशन मिलेगा। दोनों तरफ के ट्रेडर बड़े एग्रेसिव होते हैं, तेजी करने वाले भी और मंदी करने वाले भी। चाहे एग्रेसिव होना हो, दोनों तरफ के ट्रेडर्स की मजबूरी होती है अपने सौदों को रोल ओवर करने की या ख़त्म करने की। तो ये चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो एकदम टारगेट आपके सारे हासिल होते हुए दिखे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। टारगेट्स आपके आ चुके हैं। जो नितिन जी ने भी बोला उनका ऑप्शन डबल हुआ है, बसिन साहब ने बोला वो आपके टारगेट आए हैं। अब रहा सवाल कल के लिए, तो मैं ये कहूँगा कि आप पोजीशन न्यूट्रल करके जाइए। जिस हिसाब से सिचुएशन है आज आप खरीदेंगे ऑप्शन, फ्यूचर्स में सीधा सीधा खरीदने या बेचने की राय दूंगा नहीं। ऑप्शन आप करेंगे तो आज के महीने की एक्सपायरी आपको ऑप्शन की प्रीमियम ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो मैं नहीं चाहता कि आज आप प्रीमियम दें और कल प्रीमियम आपको टाइम वैल्यू की बजाय खाली वॉलेटिलिटी की वजह से या रोल ओवर की वजह से प्रीमियम कम होती दिखे। तो आज न्यूट्रल रखिए, कल देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में कल देखेंगे। तो आज जीरो होकर जाइए आपकी ट्रेडिंग पोजीशन पर, कल सुबह नई शुरुआत करेंगे। जी दीप। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए राय। अब देखते हैं कि किस लेवल पर एक्सपायरी आती है, पर अब कोई फ्रेश मूव की आपको राय नहीं दी जा रही है इन लेवल्स पर। और काफ़ी वॉलेटाइल ट्रेड भी हो रहा है इस समय, तो थोड़ा फिर अपना रिस्क लेना कम करना चाहिए। पर कई कैश स्टॉक्स में एक्शन है। सुमित जी ने एक और स्टॉक ऐसा पकड़ लिया है, सैटेलाइट का बिगुल बजाते हैं उनके लिए। बताएं सुमित जी। बिल्कुल दीपांशु, एक स्टॉक मेरे अभी जस्ट रडार पे आया है और ये स्टॉक पिछले 2-3 महीने से तेजी दिखा रहा है। मैंने भी पहले बहुत बार इसको सैटेलाइट पे दिया है और राकेश जी और कुणाल जी ने भी स्टॉक को बहुत बार दिया है। स्टॉक का 3:21 है, स्टॉक का भाव है 306 रुपया। स्टॉक का नाम है सुमी केमिकल, सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड, सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड। स्टॉक का सिंबल है सुमी कैम। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 306 रुपया।
ये स्टॉक पिछले 3 दिन के हाई ब्रेक कर रहा है। 3,90,000 शेयर्स के आसपास का वॉल्यूम अभी देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक के अंदर जिस तरह का वॉल्यूम और जो कैंडल फॉर्म हो रही है उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि सुमितोमो केमिकल के अंदर यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। इस स्टॉक के अंदर 4-5 दिन पहले के जो हाई लगे थे 315, वो जैसे ही ब्रेक होंगे तो स्टॉक के अंदर ऊपर के टारगेट होंगे 325 से लेके 330 रुपए के। 315 का ऊपर जैसे ही ये सस्टेन करना स्टार्ट होगा तो 325 से 330 के टारगेट होंगे। 1 से 2 दिन के लिए इसके अंदर ट्रेड किया जा सकता है। नीचे में 290-292 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं और पोजीशंस को कैरी करके जाएं 325-330 के टारगेट्स के लिए। 325-330 के टारगेट के लिए खरीदारी करिए सुमिटोमो केमिकल्स, और ये कुणाल जी, राकेश जी ने भी कई बार रेकमेंड किया है। पर चलिए एक और स्टॉक पर फोकस करते हैं जो इस सीरीज में काफी एक्टिव रहा है, इस हफ्ते काफी एक्टिव रहा है खबरों के दम पर, और स्टॉक में भरपूर एक्शन रहा है। वो है ग्लेनमार्क। इसके नतीजे आने वाले हैं और किस तरह के रह सकते हैं नतीजे, चलिए जानते हैं देवांशी के साथ। बताएं देवांशी। बिल्कुल, आप देखिए इस बार अगर ग्लेनमार्क की बात करें तो जो कंपटीशन थी इसके चलते हमने देखा कि जो यूएस मार्केट है यहाँ पे काफी ज्यादा धीमी ग्रोथ का आते हुए देख सकते हैं, और साथ ही अगर हम देखें डोमेस्टिक मार्केट या घरेलू बाजार में यहाँ पे ग्रोथ अच्छी आते हुए दिख सकती है। करीब 18% तक की आय में बढ़त का अनुमान घरेलू बाजार से आता हुआ दिखेगा और यहीं से सहारा मिलेगा। एएनडीएस की बात करें तो इस बार ज्यादा अप्रूवल्स मिलते हुए नहीं दिखे थे कंपनी को, तो इसके चलते भी हम देखेंगे कि ज्यादा आय में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा यूएस मार्केट्स का। कुल मिलाकर करीब 4% तक आय बढ़ती हुई दिखेगी। कामकाजी मुनाफे की बात करें 8.5-9% तक कामकाजी मुनाफा बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि इनके जो R&D खर्च है वो इस तिमाही में थोड़े से कम होते हुए दिखे थे। साथ ही आप देखिए जो डिप्रिसिएशन और ब्याज खर्च है इसके चलते भी मुनाफे पर थोड़ा सा असर आता हुआ दिखेगा। जो मुनाफा है वो करीब 6% बढ़ने की उम्मीद इस तिमाही में लगाई जा रही है। लेकिन सबसे अहम होगा मैनेजमेंट की कमेंट्री, जितनी भी दवा को अप्रूवल्स मिले हैं उसमें क्या अपडेट्स बनते हुए दिख रहे हैं, कितना ज्यादा आय में कॉन्ट्रीब्यूशन होता हुआ दिखेगा, और साथ ही मार्जिन किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कमेंट्री सबसे अहम होगी। लेकिन ओवरऑल अगर नतीजे देखें तो इस बार आय थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखेगी, मुनाफा करीब 5 से 6% तक बढ़ता हुआ दिखेगा। ग्लेनमार्क यहाँ पर नजर डालिए। अविनाश जी, ग्लेनमार्क पर आपकी कोई राय? शानदार मूव आई ऑफ कोर्स ड्रग अप्रूवल के बाद, उसके बाद थोड़ा शार्प करेक्शन भी रहा है, पर 200 से अब 450 पर है स्टॉक। यहां से कहां जाएगा, क्या राय देंगे आप इस स्टॉक पर? नहीं दीपांशु, मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे होल्ड करने की राय रहेगी, क्योंकि स्टॉक ने बहुत तेजी से मुंह दिखाया था, उसके बाद काफी गिर भी चुका है। मुझे लग रहा है कि जो कोविड का इन्होंने ड्रग बनाया है इसमें अब पहले मार्केट को अंदाजा था कि बहुत बड़ा रेवेन्यू आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली यूएस मार्केट्स में जिस प्रकार के हेडविंड्स है, यहाँ पे हमको लग रहा है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री और जो नए ड्रग्स, नए मॉलिक्यूल्स ये लॉन्च करने वाले इसके ऊपर जो भी रिजल्ट और कमेंट आएगी मैनेजमेंट की, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मेरे ख्याल से अभी होल्ड करे, इसमें कोई जल्दबाजी ना करे, लेकिन कल नतीजे के बाद जो कमेंट्री आएगी, कॉन्फ्रेंस कॉल होगा, उसके बाद ही मेरे ख्याल से इसमें फ्रेश बाइंग की जा सकती है। टिल देन इन्वेस्टर्स को होल्ड करना चाहिए। ठीक है, अभी के लिए जैसा कि अविनाश जी कह रहे हैं होल्ड की राय है। जहां तक ग्लेनमार्क फार्मा का सवाल है, काफी वॉलेटाइल हफ्ता रहा है इस स्टॉक के लिए। नजर रखते हैं कि अब किस तरफ का मूवमेंट इस पर आते हुए दिखेगा आपको। अविनाश जी, पावर स्टॉक्स के बारे में भी आपसे पूछना था, स्पेशली जो ये पावर फाइनेंसिंग कंपनीज हैं, पीएफसी, आरईसी, यहाँ पर हमने एक्शन बढ़ते हुए देखा है। कुछ केस बनता है यहाँ पर निवेश करने के लिए? वैसे भी काफी बड़ा करेक्शन आ गया है, जिस तरह से रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है पूरे पावर सेक्टर्स के लिए, थोड़ा समय भी दिया गया है, ढील दी गई है। किस तरह से अप्रोच करना चाहिए इन कंपनीज को? नहीं, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पीएफसी एज वेल एज आरईसी काफी अट्रैक्टिव लग रही है। आरईसी एक्चुअली एक अच्छा डिविडेंड यील्ड प्ले भी है, और हमको लग रहा है कि जो निवेशक लंबी अवधि के लिए पावर फाइनेंसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में रहना चाहते हैं, ये डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है। गवर्नमेंट भी चाह रही है कि इस पॉलिसी को इम्प्रूव करे, और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली पीएफसी और आरईसी, ये दोनों कंपनीज को काफी सिग्निफिकेंट फायदा होगा। हालांकि कितना होगा वो आगे देखना पड़ेगा, लेकिन आरईसी डेफिनेटली स्टैंड्स आउट। तो डेफिनेटली करंट लेवल्स पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। बिल्कुल अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। नजर रखिए पीएफसी, आरईसी, स्पेशली जिस तरह से आरईसी में मूवमेंट आ रहा है। सुमित जी, कल हमने एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स पर शानदार एक्शन देखा। एक कैश स्टॉक का पेंट, एक कैश पेंट स्टॉक है कंजा नेरलैक। यहाँ पर नजर डालिए, 5-5.5% की तेजी बन रही है इस स्टॉक में। डेज हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहां से थोड़ा गिरा है अभी, पर चार्ट स्ट्रक्चर कैसा देख रहे हैं इधर?
एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए 440 के आसपास। स्टॉक का 200 डीएमए लेवल 465 470 के पास है। ये लेवल्स एक बार टूटेंगे उसके बाद इसमें फ्रेश बाइंग बनेगी। जिन्होंने बाई किया है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को होल्ड करें और फ्रेश बाइंग के लिए 200 डीएमए लेवल्स का ब्रेकआउट आने दें, उसके बाद बाइंग करें। ओके, एक फ्रेश ब्रेकआउट आने दीजिए फिर बाइंग करिए, ये है राय। ओरिएंट सीमेंट, जरा इस स्टॉक को भी पुल अप करिए। आज आपको याद होगा 10 बजे हमारी स्पेशल सीरीज एसपीएल मिड कैप पिक्स में, मिड कैप स्टॉक्स में रजत बोस साहब ने रेकमेंड किया था ये, और जिन लेवल से रेकमेंड किया था वहां से भी तेजी दिख रही है और डेज हाई पर क्लोजिंग की तैयारी में है। ओरिएंट सीमेंट इस समय 8.5-9% की तेजी आपको इस स्टॉक पर दिख रही है। तो ये आज सुबह रेकमेंड किया गया था रजत बोस साहब से और देखिए अच्छी तेजी आपको इस स्टॉक में आती हुई दिखी है। कुछ और स्टॉक्स है जहां पर बढ़िया एक्शन रहा है। कुछ मिड कैप स्मॉल कैप बैंक स्टॉक्स हैं जैसे कि जेएनके बैंक, वहां पर आपने अच्छी मूव आती दी देखिए। करूर वैश्य बैंक अच्छा परफॉर्मेंस रही है। कर्नाटका बैंक यहां पर भी आपने अच्छी परफॉर्मेंस देखी है। एक और कैश स्टॉक जो अच्छी क्लोजिंग दे रहा है आपको सीमेंट स्पेस से, जेके सीमेंट। कुणाल जी एक बार इस पर भी राय, एक अच्छा ब्रेकआउट आते हुए दिखाए, डेज हाई पर है इस समय, 5% का स्पाइक है इधर। देखिए जेके सीमेंट की बात करें दीपांशु, तो मैंने और राकेश जी ने पहले भी इस पर खरीदारी की राय दी है। स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है। बड़ा ब्रेकआउट 1250 रुपए के ऊपर हुआ, उसके बाद एक तरफा हमने तेजी बनते हुए देखी है। इन स्तरों पर मेरी खरीदारी की राय नहीं है, लेकिन जिनके पास पोजीशन है मुझे लगता है बने रहना चाहिए। अगला हर्डल 1475 के आसपास है तो वहां तक स्टॉक जाएगा। 1350 पर रिवाइज स्टॉप लॉस रखें जिनके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स हैं, और 1475 के टारगेट के लिए बने रहने की राय के लिए राय जेके सीमेंट पर। आखिरी 1 मिनट बचाए और बाजार बंद होने की तैयारी में मैं आपके सामने रख दूं आंकड़े। पहली चीज 10,300 के थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग होती हुई दिख रही है। 10,282 के आसपास इस वक्त निफ्टी है। बैंक निफ्टी 21,500 के अहम लेवल के नजदीक बंद होने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। तो कह सकते हैं कि 2 इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास बंद होते हुए दिख रहे हैं बाजार। हमारे बाजार बंद होते वक्त किस तरह का एक्शन आप अमेरिकी बाजारों में देख रहे हैं वो भी हम आपके सामने रख दें कि डाउ फ्यूचर्स किस तरह के ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, तो वो भी आपके सामने रखना जरूरी है ताकि एक आइडिया लग जाए। डाउ फ्यूचर्स इस वक्त दिख रहे हैं 80 पॉइंट नीचे, ठीक है 80 पॉइंट नीचे। आइए अब मैं जो स्टॉक्स आज मजबूती के साथ बंद हो रहे हैं पहले उनका जिक्र कर लें। कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक निचले स्तरों से अच्छा रिकवर होकर डे हाई के आसपास बंद होने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट हाँ, कोटक बैंक ज़्यादा मजबूत नजर आ रहा है। हीरो मोटोकॉर्प 3% ऊपर और आईटीसी आज का स्टार परफॉर्मर 6% की अच्छी तेजी के साथ ये बंद होता हुआ दिख रहा है। कमजोर क्या है? एशियन पेंट्स 3% नीचे, हिंडाल्को 2.5% नीचे, आईओसी में 2% का नुकसान आपको दिखेगा आज के सेशन में। वायदा कारोबार की तरफ आइए और यहाँ पर आप देख लीजिए किस तरह का एक्शन बाजार में है। यहाँ भी स्टॉक ओके, इस बीच बाजार बंद हो चुके हैं। पहले तो मैं आपके सामने प्रोविजनल क्लोजिंग रख दूँ कि क्या ये 10,281, 21,490 ये है आपके लिए प्रोविजनल क्लोजिंग। 34,809 ये क्लोजिंग है बैंक सेंसेक्स की। थोड़ी देर में अच्छा प्राइसेस आ रही हैं अभी तक। ओके, फाइनल प्राइस मेरे सामने आई 34,817 ये सेंसेक्स की है, 21,503 ये बैंक निफ्टी की है और 10,285 निफ्टी की है। 20 पॉइंट नीचे, 76 पॉइंट ऊपर और 51 पॉइंट नीचे। आइए ये एक्शन है पूरा, लेकिन आगे का एक्शन हम आपको बताएं उससे पहले एक और चीज़ बताएं। जो एक और एक्शन की बात करें जो आरबीआई ने लिया है। आरबीआई ने लिया है उन तमाम मोबाइल ऐप के जरिए लोन देने वाली कंपनियों पर और उन बैंक्स पर जो कि ग्राहकों को लॉकडाउन के दौरान काफ़ी परेशान कर रहे हैं, उनके लिए नियम सख्त किए हैं। पहले ये देख लीजिए कि क्या कुछ हुआ है और किस तरह का एक्शन वो लिया है, और एक और चीज़ ये कि किस तरह का रिएक्शन हमारे दर्शकों का आ रहा है वो भी देख लीजिए। और थैंक्स टू जी बिजनेस जिन्होंने ऑपरेशन हफ्ता वसूली चलाया, जिसकी वजह से आज आरबीआई को डिसीजन लेना पड़ा। थैंक्स टू अनिल सर और अनुराग सर जिनकी वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो सकी। थैंक यू वेरी मच। So my biggest thanks goes to Anil Singhvi and Z Business who took this case and made this operation Hafta Wasuli very successful. And I really appreciate Anil Singhvi ji who took this effort, and millions are happy just because of you. Okay, I really salute you for this, and
Thank you so much once again. Jai Hind. Thank you so much Zee Business for supporting us always. Thank you so much RBI for your positive response. I hope we will win now. Yes, thank you so much Zee Business. अनिल जी, देख के बहुत अच्छा लगता है जब व्यूअर्स का रिएक्शन आता है, व्यूअर्स का प्यार आता है, और आपने इन सब की सच में मदद करी है सर, वो भी ऐसे समय में जब खुद की अर्निंग पर थोड़े सवाल हैं, खुद के काम चलाने पर थोड़े सवाल उठ रहे हैं और परेशानी हो रही है। पर सर, एक इम्पैक्ट तो आते हुए देखा और अब आरबीआई ने भी नियम सख्त किए हैं, पर आगे और क्या फोकस रहेगा इस मुहिम का, इस लड़ाई का, क्योंकि ये ऐसी चीज है जहां पर कहीं ना कहीं कुछ ना कोई लूप होल तो निकल के आ ही जाता है सर। दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि देखिए, ऐसा बिल्कुल मत सोचे कि रेगुलेटर्स को पता नहीं होता है या रेगुलेटर्स काम नहीं कर रहे होते। रेगुलेटर्स काम कर रहे हैं। रेगुलेटर्स किसी भी चीज़ पर एक्शन ले रहे हैं तो उन्हें हर वक्त बताना ज़रूरी नहीं कि न जी बिजनेस को, मुझे या सारे दर्शकों को बताना ज़रूरी है कि हम इस चीज़ पर क्या काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो कई लोग मानते हैं कि रेगुलेटर्स हो, मैं उसके खिलाफ हूँ। हाँ, होता ये ज़रूर है कि जब हम मामला उठाएं तो फिर एक्शन थोड़ा फास्ट होता है, ये बात तो सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रेगुलेटर्स काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे होते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मार्केट माफिया, ऑपरेशन मार्केट माफिया जब हमने किया तब ऑलरेडी सेबी का काफ़ी कुछ जगह तो एक्शन हो ही चुका था। हमारे मामले उठाने के बाद और ज़्यादा तेज़ी से हुआ, वो एक अलग चीज़ है। तो पहली चीज़ तो ये कि हमेशा रेगुलेटर्स पर भी एक लिमिट तक आपको भरोसा तो रखना ही चाहिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज़, जब हम मामला उठाते हैं तो वो हाईलाइट होता है, हाईलाइट होने के बाद एक्शन थोड़ा बढ़ता है। अब इस केस में भी ऐसा ही हुआ है। ऐसा नहीं कि जो ये मोबाइल कंपनियां जो लोन दे रही है, ये इसका आगे को नहीं पता, उन्हें जानकारी, वो अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन भी दे रहे थे। अब जैसे हमने इस मैटर को उठाया, तुरंत आरबीआई ने एक्शन लिया और एक्शन लेकर इस यहाँ तक पहुँचे हैं। तीसरी चीज़ जो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, देखिए, हम समझते हैं आपकी तकलीफ़ है और हम ये भी समझते हैं कि आप के ऊपर हर रोज़ दबाव है इस बात का कि भाई आप पैसा भरिए। हमने तो एक बार ऑपरेशन हफ्ता वसूली कर दिया, उसके बाद हम तो हर रोज़ तो नहीं कर सकते हैं। हर रोज़ करेंगे तो ऐसा लगेगा हमारा एजेंडा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलने वाले मिल जाएंगे। बोलने वालों की तो छोड़िए, आज का मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने आज सुबह इन शब्दों का इस्तेमाल किया, दीप गौर से सुनेगा, कि अगर लोन लेने वालों लोगों के साथ कोई भी बदतमीजी की गई तो ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब मुझे ये बताए, इस शब्द में, इस सेंटेंस में क्या असंसदीय है? अगर लोन लेने वाले लोगों के साथ पैसा वसूल करने के लिए कोई बदतमीजी की, क्या बदतमीजी असंसदीय शब्द है? उसके लिए भी लोग कंप्लेन करते हैं। तो हर तरह के लोग होंगे जो इसको असंसदीय शब्द मानकर, जी हाँ, मैं 3 बार बोल चुका हूँ कि लोन लेने वालों के साथ बदतमीजी की गई तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जिस लेवल के, जिस तरह के शब्द और जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, अगर वो सुनेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे लगेंगे, ये तो फूल लगेंगे उनके साथ, उस तरह के कांटे हैं। तो कहने में लोग कहते रहेंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लोग मुझे भी कई बार कहते हैं, आपने एक बार करके बंद करके छोड़ दिया। अरे भाई, छोड़ दिया, ये कोई स्विच ऑन और स्विच ऑफ थोड़ी करना है कि मैंने स्विच ऑफ किया, लाइट बंद, स्विच ऑन किया, लाइट। रेगुलेशंस बनते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, एक्शन होते हैं, एक प्रोसेस है। रेगुलेटर प्रोसेस के तहत काम करता है। खाली अनिल सिंह या जी बिजनेस के बोलने पर एक्शन नहीं ले लेगा, तुरंत नहीं कर लेगा। उनकी एक प्रोसेस है, उन्हें डॉक्यूमेंट करना होता है, उन्हें ढंग से एक्शन लेना होता है। हमारे लिए मजबूरी है, ये मैं समझता हूँ कि तो मैं दर्शकों से भी 2 चीज़ों का निवेदन करना चाहता हूँ। पहला, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा क्योंकि हमेशा एक्शन होने में थोड़ा वक्त लगता है। और दूसरा, इस मामले में मैं आप लोगों को एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूँ। देखिए, लोन आपने लिया है, पैसे आपने लिए हैं, आपकी चुकाने की जिम्मेदारी है। आपको पेमेंट करने में सहूलियत चाहिए, ये आपकी मांग जायज़ है। इसका मतलब ये नहीं कि लॉकडाउन है और अगर आपके पास पैसे नहीं, आप ये कहें कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं, मैं ना दूँ। तो कम से कम ये भी ध्यान रखिएगा, जिस वक्त आपको बहुत पैसे की ज़रूरत है तब इन कंपनियों ने आपकी मदद भी की है। देखिए, मदद करने वाले को भी आप भूलिए मत, लेकिन मदद करने का मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ गलत करे। वो जो गलत कर रहे हैं उस मामले में हम आपके साथ में, आप पेमेंट न देना चाहें, पेमेंट दे ही नहीं, डिफॉल्ट करें, इस मामले में हम आपके साथ भी नहीं है। तो हम ये बहुत साफ साफ कह रहे हैं, आपको पेमेंट करना है। जो सहूलियत आपको पेमेंट करने के लिए इस मुश्किल भरे वक्त में चाहिए वो आपको मिलनी चाहिए। ये हमारी मांग थी जो हमने आरबीआई तक पहुंचाई है और भी आगे ज़रूरत पड़ेगी। आप निश्चिंत रहे, मैं भले ही रोज़ आपके लिए बोलूँ ना बोलूँ, हमारे एजेंडा में बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे एजेंडा में मैं आपको आज बता दूं, जो लोग हमें काफ़ी लोग हमें कह रहे हैं, कुछ बैंक डिपॉजिट्स में उनके पैसे फंसे हुए हैं, जैसे कि पीएमसी बैंक में, कुछ लोगों के कुछ ब्रोकरेज हाउस में पैसे फंसे हुए हैं और उनके शेयर फंसे हुए हैं। आप ये चिंता मत कीजिए, आप मुझे ट्वीट करते हैं,
निश्चिंत रहिए, ये सारे मेरे रडार पे हैं और इन सब पर हमारा फॉलोअप रेगुलेटर्स के साथ में चल रहा है। हम हर चीज़ पर हम उनसे राय वापस मांग रहे हैं, भाई कहाँ तक पहुँचे, क्या हो रहा है। एक्शन होगा, ज़रूर होगा। चीज़ों में थोड़ा वक्त लगता है, वो पेशेंस लेवल आपको रखना है और हम पर ट्रस्ट रखना है कि हम आपके लिए काम करेंगे। कोई चैनल मैं आपको बता दूं इस तरह की बातें नहीं उठाता। हम बिजनेस चैनल है, स्टॉक मार्केट के चैनल है, लेकिन उसके बावजूद हम वो सारे मुद्दे उठाते हैं जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट के हैं, हम वो सारे मुद्दे उठाते हैं जो आम रिटेल ट्रेडर के इंटरेस्ट के हैं, और वो हम उठाते रहेंगे। और मुद्दे उठाने के बाद भले हम रोज़ बोले ना बोलें, अगर हम रोज़ बोलेंगे तो फिर आपको वही कंप्लेन आएगी कि हमारे जैसे वो प्रोमो बनते हैं ना, ऐड बनते हैं कि हमारे ये टारगेट हिट हो गया, वो हो गया, फिर उसकी तरह आप इसमें भी ऑब्जेक्शन लेना शुरू कर गया, अरे आप तो रोज़ बताते कि आपने ये किया, वो किया। तो ठीक है, हम शांति से चुपचाप काम कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, आपकी कोई भी मांग व्यर्थ नहीं जाएगी। जी बिजनेस हमेशा आपके साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा। देखिए, स्टॉक मार्केट में पैसा बनना, बनाना, टूटना, ये सब तो पार्ट ऑफ लाइफ है और कोई परफेक्ट नहीं है, कम से कम हम तो बिल्कुल भी नहीं है। हम तो कभी ये दावा ही नहीं करते कि हमारे बोलने पर 100% पैसा बनेगा। मैं तो आपको कहता हूँ, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना बहुत मुश्किल काम है, उसके लिए बड़ी स्किल्स चाहिए, नॉलेज चाहिए और पैसा भी चाहिए, तभी पैसा बन पाता है। तो लेकिन जहां आपको हमारी मदद की ज़रूरत है, जहां आपको ज़रूरत है कि हम आपका हाथ पकड़ें, वो चीज़ कभी नहीं छोड़ेंगे। पैसा बनाने में 19-20 हो सकता है, लेकिन मुसीबत में आपके साथ खड़े रहेंगे, ये वादा है, पक्के तौर पर वादा है, ये चीज़ नहीं जाएगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो दीप, मैं दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ, कोई भी मुद्दा भले हम रोज़ ना उठाएं, मुझे सब मुद्दे पता है। आपके बैंक्स में जो पैसे फंसे हैं वो मुद्दा मुझे पता है, आपके जो कुछ भी शेयर्स या पैसे कुछ ब्रोकर्स में फंसे हैं मुझे पता है। आप निश्चिंत रहिए, उन पर काम भी चल रहा है। अब उन पर हम शो कर चुके हैं, शो करके हम रेगुलेटर्स को भेज चुके हैं। हमारे रिपोर्टर्स, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रिपोर्टर्स की होती है, हमारे मुद्दे ये उठाते हैं। अगर क्रेडिट पॉलिसी में भी जाएंगे तो हमारे रिपोर्टर्स मुद्दा मोरेटोरियम का उठाएंगे। तो हमारे रिपोर्टर्स को पता है कौन से मुद्दे उठाने, और हम हर लेवल पर लगातार टच में रहते हैं कि काम चल रहे हैं। अगर वहाँ काम नहीं चल रहा होगा तो हम फिर जोर से उठाएंगे मुद्दा। तो आप निश्चिंत रहिए, जब तक रेगुलेटर्स के यहाँ काम चल रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। और मैं सीरियसली आपको तारीफ करना चाहता हूँ, सेबी की तारीफ करना चाहता हूँ, आरबीआई की और दूसरे रेगुलेटर्स की भी, कि शिकायत पहुंचते ही वो बहुत जोर से एक्शन लेते हैं, तुरंत लेते हैं और एक तरीका बनाकर एक्शन लेते हैं। तो वो एक्शन हो रहा है, लेकिन आपको हमें पेशेंस रखना जरूरी है। हर पेशेंस का फल अच्छा मिलेगा, ये निश्चिंत रहिए। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई सर कि व्यूअर्स के हित में आपने ये मुहिम उठाई और फिर आप एक एक्शन आते हुए दिखा, और इमीडिएट एक्शन भी अब आगे भी आशा करते हैं कि इस पर और एक्शन रहेगा। पर सर, आज शाम 6 बजे भी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है चैनल पर, वो क्या है सर? दीप, हाँ, उससे पहले मैं एक आध चीज़ और बताना चाहता हूँ। अब देखिए, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहाँ पर हम बहुत सोच विचार करते हैं और उस पर आपको लगता है कि हमने जैसे ऑपरेशन मार्केट माफिया किया या फिर ऑपरेशन हफ्ता वसूली किया, कई सारे ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं, करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं, वो आपको पता भी नहीं है। एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा, और वो एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सब लोगों के लिए समझने की ज़रूरत है। मसलन लॉकडाउन पीरियड में बच्चों से स्कूल वाले जो लोग हैं वो पेरेंट्स से और बच्चों से उनकी फ़ीस वसूल कर रहे हैं कि भले आप स्कूल बंद है लेकिन फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, राइट। अब ये मुद्दा काफ़ी आया, काफ़ी उठा। अब इस मुद्दे पर हमने काफ़ी स्टडी की, हमने देखा कहाँ कितनी प्रॉब्लम हो रही, नहीं हो रही। अब प्रॉब्लम हमने समझी कि वाकई में पेरेंट्स को प्रॉब्लम है कि भाई लॉकडाउन है, खर्चे हो रहे हैं, स्कूल वाले फ़ीस मांग रहे हैं। अब हमने कोई स्टोरी हम ऐसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से नहीं कर सकते। हमारे लिए बहुत इजी था कि हम कैंपेन खड़ा कर देते हैं और सब लोग साथ में हो जाते हैं, सब पेरेंट्स कहते थे कि भाई बहुत अच्छा, आप हमारे हक की बात करें। लेकिन हमने उसको बहुत गहराई से समझा, पढ़ा। नो डाउट पेरेंट्स की समस्याएं ज़्यादा है, 60% प्रॉब्लम पेरेंट्स की है तो 40% प्रॉब्लम स्कूल की भी निकली। हमने कई स्कूल से बात की, स्कूल का ये कहना है कि हम ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। हमारे एक तरफ आप कहते हैं कि आप अपने टीचर्स को मत निकालो, ठीक है, टीचर्स को लॉकडाउन में सैलरी भी दो, सारे स्टाफ के भी खर्चे रहे, तो अगर हम फीस नहीं लेंगे तो हम खर्चे कैसे चलाएंगे।
तो उसका नुकसान बच्चों पे नहीं आएगा क्या? तो आपको जब कोई स्टोरी करते हैं, जब कोई कैंपेन चलाते हैं, तो आपको दोनों तरह की चीजें देखनी होती है। एक तरफा चीज करके मैं वाहवाही तो आपसे बहुत लूट सकता हूँ, ये भी मैं कैंपेन कर देता, स्कूल फीस माफ करो, बंद करो, मत लूटो पेरेंट्स को, मजा आता था, आपको भी आता था, मुझे भी आता था, टीआरपी भी बहुत बढ़ती थी। बाय द वे टीआरपी से बता दूं जिस दिन हमने ये ऑपरेशन मार्केट माफिया किया था उस दिन हाईएस्ट टीआरपी आई थी। तो सवाल वो हम टीआरपी के लिए अगर मैं एक और कैंपेन कर देता बहुत बढ़िया टीआरपी आती, लेकिन पॉइंट ये नहीं है, ये काम टीआरपी के लिए नहीं होते, ये काम एक्चुअल मदद करने के लिए होते हैं। और ये काम तब होते हैं जब वाकई में केस एक तरफा हो। अगर दोनों तरफ के केस हैं, अब जैसे स्कूल का केस भी स्ट्रांग है, पेरेंट्स का भी स्ट्रांग है, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, कोई स्कूल ज़्यादा कर रहा होगा, कोई पेरेंट्स को ज़्यादा तकलीफ होगी, ये हो सकता है। लेकिन इन जनरल जब आप टोटलिटी में देखते हैं तो फिर आपको ये मुद्दे उठाने के पहले थोड़ा सोचना पड़ता है। तो हमारी एक जिम्मेदारी है और हम एक तरफा स्टोरी नहीं करना चाहते, एक तरफा कैंपेनिंग नहीं उठा। जैसे मार्केट माफिया है, उसमें किसी को फायदा नहीं है, एक एडवाइजरी फर्म और उसके एम्प्लॉय को छोड़कर ऑपरेशन हफ्ता वसूली किसी को फायदा नहीं है एक्सेप्ट जो मोबाइल ऐप कंपनियां हैं। तो वहां पर हमने बहुत स्ट्रांगली उठाया। कई मुद्दे ऐसे आते हैं जहां हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है और ऐसे मुद्दे हम डिस्कस करके छोड़ देते हैं, आप तक तो पहुंचते भी नहीं है। आज बात निकली तो मैंने बताया है। चलिए, और ऐसे जो भी मुद्दे होंगे आप प्लीज़ मुझे लिखिए, मुझे मैसेज करिए। जो भी चीज़ हम कर सकते हैं जो एक निष्पक्ष तरीके से, वो हम करने की पूरी दिल से कोशिश करेंगे। अब जितनी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से करेंगे। अब जितनी भगवान ने क्षमता दी उतना कर सकते हैं। हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशन हमसे ज़्यादा हो, और अगर आप उम्मीद रखते हैं तो गलत भी नहीं है, आप अपना समझते हैं तो उम्मीद रखते हैं। कई बार हम आपकी उम्मीद पे खरे नहीं उतरते हैं या आपको लगता है हमने कम किया। संभव है आपकी सोच आपकी जगह सही हो सकती है क्योंकि आप हमसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन ये समझिए हमारी कैपेबिलिटी के हिसाब से हम जो बेस्ट कर सकते हैं करते हैं और ज़रूर करेंगे। आइए आज शाम 6 बजे का शो आपके सामने रख दें। चीन को लेकर है ये शो, और ये शो बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़रूरी है, आप सबको देखना चाहिए। ये कोरोना से रिलेटेड नहीं है लेकिन चीन से रिलेटेड है, इसलिए आपको देखना चाहिए ये शो। कि पिछले 5 दिनों में चीनी हैकर्स ढेर सारी वेबसाइट्स और ढेर सारे ईमेल्स पर हैकिंग कर रहे हैं और वो उनका पूरा टारगेट हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना के फ्री टेस्ट के नाम पर वो बहुत सारी मेल्स भेज रहे हैं, और जैसे आप ये मेल खोलते हैं और आपके अंदर हैकिंग हो जाती है और उसके बाद में वो आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं सारी डिटेल्स लेकर। तो आपको चीन के इस साइबर अटैक से भी बचना है, कोरोना के साथ साथ ये साइबर अटैक से भी बचना है। और इस साइबर अटैक से आप कैसे बचें, इसके लिए शाम का शो है खास ड्रैगन के डिजिटल डकैत। इसको मिस मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कम से कम ऐसा समझा जा रहा है कि 40,000 से ज़्यादा साइबर अटैक हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, तो उस पर आपको फोकस करना है। तो ये एक बड़ा मामला है जिस पर आपको ये शाम का शो देखना चाहिए। किस तरह के अटैक हो रहे हैं, आपको किस तरह से बचना है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। जी दीप, तो ये पूरा का पूरा एक्शन है। आप सब लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। उसके पहले थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ कि आपको 10 मिनट ज़्यादा बैठना पड़ गया और कुछ बात ऐसी निकल गई थी कुणाल जी की, ये बात करना ज़रूरी था जिस तरह से। और आपने भी उस समय हमें कहा था कि कई सारे लोग हैं जो आप तक भी कंप्लेन लेके आए थे कि बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लॉकडाउन के दौरान पैसे हैं नहीं, और लोग कंप्लेन कर रहे थे कि हम पैसे कैसे दें। तो आई होप कि आपके पास जो कंप्लेन आई वो लोग भी सेटिस्फाई होंगे कुणाल जी। अब बिल्कुल अनिल जी, और देखिए सबसे बड़ी बात जो भी आपने कही कि देखिए कितने सारे मुद्दे आप तक आते होंगे अनिल जी, और इतने सेंसिटिविटी के साथ, इतनी रिस्पॉन्सिवनेस के साथ एक एक मुद्दे को समझना और उसके बाद उसको उठाना। और अनिल जी, जब आप उठाते होंगे तो समस्याएं भी पेश आती होंगी। मुझे याद है जब आपने मार्केट माफिया वाला कैंपेन चलाया था, उस समय लोगों का ये कहना था, आप इंदौर भी गए थे उस समय, तो लोगों ने कहा था भाई इंदौर जाएंगे, आपकी सुरक्षा को लेकर लोग चिंतित हो गए थे। तो अपने ऊपर इतना रिस्क लेकर के लोगों की बातों को सामने रखना अनिल जी आसान काम नहीं है, और मैं आप जो ये काम कर रहे हैं इसकी दिल से सराहना करना चाहता हूं। तो अनिल जी कमाल किया आपने। आप सब दोस्त है और इतनी जी बिजनेस का इतना बड़ा एक्सटेंडेड परिवार है, इतनी दुआएं, क्या डर है, किस चीज़ का डर है? डर कोई नहीं, कोई चीज़ का डर नहीं है। अच्छा काम करने वालों को कोई डर नहीं है। डरना उन्हें चाहिए जो गलत काम कर रहे हैं। बहुत सिंपल फॉर्मूला यही है। जो लोग आम जनता को परेशान कर रहे हैं, जो लोग आम जनता को लूट रहे हैं, उन्हें डरना है। आपको हमें क्यों डरना है?
फॉर्मूला डरने का ऊपर वाले ने फिक्स किया हुआ है, किसको डरना है, जवाब किसको देना है ऊपर जाकर वो सबको पता है। इसलिए कहीं कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस अच्छा काम करना है और इस तरह से मुस्कुराते रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, आप तीनों का धन्यवाद। धन्यवाद श्रीकांत जी, सुमित जी और अविनाश सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया क्लोजिंग वाले शो में आज मुलाकात करने के लिए। कल हफ्ते का आखिरी दिन है, कृपया भूले ना फ्राइडे ड्रेसिंग, अच्छे अच्छे टी शर्ट लॉकडाउन में आप निकाल कर पहन कर आएँ, मुस्कुराते हुए, चमकते हुए, अच्छे अच्छे कलर्स में।